दोस्तों वेलकम टू जीरो आइस में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। ये हमारा क्लास नंबर 9 है यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के कंप्लीट कोर्स का, जिसको हम अपने नोट्स से पढ़ा रहे हैं। जो पूरा नोट्स जो है 1500 प्लस पेजेज का है, जिसको आप आसानी से जो है 20-25 दिन में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। और उसमें सारा सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। प्राइस है 499 रुपीज़ और उसका लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में है। तो हमने जो है ज्योग्राफी के कुछ क्लास लिए थे नोट्स के थ्रू, और फिर हमने स्टार्ट किया था एंशियंट हिस्ट्री। और एंशियंट हिस्ट्री में हम लोगों ने पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम लोग इस क्लास में हड़प्पन सिविल, साथ ही साथ हमने चालकोलिथिक भी पढ़ लिया था, ताम्रपाषाण। अब इस क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो हड़प्पन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो आप लोग जिनके पास नोट्स है वो नोट्स अपना खोल लीजिए, ठीक है। अगर इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ का बात करेंगे तो उसका जो पेज नंबर है, इंग्लिश मीडियम का जो पीडीएफ है उसका पेज नंबर है 16, और जो हिंदी मीडियम वाला पेज है उसका पेज नंबर है आपका 12, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन से। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को दोस्तों हम लोग ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉन्ज कांसा का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। ये जो है प्रोटो हिस्ट्री के अंदर में आता है, आद्य ऐतिहासिक काल के बात में आता है। आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ऐसा समय जब लोग लिखना जानते थे, लेकिन उसका जो स्क्रिप्ट है, उसका जो लिपि है, उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, या तो फिर वो अंडर डेवलप्ड है। जैसे हड़प्पा का स्क्रिप्ट हम लोग लिखा हुआ तो है, लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो 2600 बीसी, 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी के आसपास माना जाता है, ठीक है। और ये इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी के आसपास ये डेवलप हमारा हुआ था, ठीक है। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है सबसे पहला जो स्थल है, साइट है जो हम लोग खोजे हैं, उसका नाम है था हड़प्पा, जो पाकिस्तान में, इसलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा। लेकिन बाद में देखा गया कि इसको जो है ये घग्गर और हाकरा जो नदी है हरियाणा के आसपास, ठीक है, वहाँ पे भी ये ज़्यादा डेवलप हुआ, इसलिए इस सिविलाइजेशन को घग्गर हाकरा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। इसी के कंटेम्प्रेरी दोस्तों और भी सिविलाइजेशन उस समय थी, समकालीन थी। एक है हमारा इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो इजिप्ट मिस्र में था, और दूसरा सिविलाइजेशन जो है वो है हमारा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो इराक में था, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि दोनों कैसे डिफरेंस थे, तो हड़प्पा जो था दोनों सिविलाइजेशन से, चाहे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो या इजिप्टियन सिविलाइजेशन हो, दोनों से बड़ा था, ठीक है, और ज़्यादा एडवांस भी था, डेवलप्ड भी ज़्यादा था। हड़प्पा कैसे था आगे हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था, हम बोल सकते हैं कि चालकोलिथिक जो समय था, ताम्रपाषाण काल, उससे पुराना था। उसके बाद चालकोलिथिक आया, ठीक है, हड़प्पन के बाद, ठीक है, क्लियर हो गया। हड़प्पन सिविलाइजेशन, अब पेज नंबर नोट साथ साथ देखते रहिए। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है 3 फेज में डेवलप हुआ। एक हुआ शुरुआती हड़प्पा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री हड़प्पा या फिर अर्ली हड़प्पा, जो शुरू में डेवलप हुआ, जिसका टाइम पीरियड लगभग 3200 बीसी से लेकर 2600 बीसी था। तो हड़प्पन जो था, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो 3 फेज में डेवलप हुआ। पहला हुआ हमारा प्री हड़प्पा, मतलब हड़प्पा के जस्ट हमारा पहले, इसका टाइम पीरियड था 3200 बीसी से लेके 2600 बीसी तक, ठीक है। दूसरा जिसको हम लोग प्रॉपर हड़प्पा बोलते हैं, हड़प्पा काल, उसको मैच्योर हड़प्पा बोला जाता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई भी सिविलाइजेशन देखिएगा तो शुरू में धीरे-धीरे ग्रो होगा, फिर वो मैच्योर होगा, वयस्क हो जाएगा, और फिर धीरे-धीरे वो डिक्लाइन होगा। इसको 3 पार्ट में कोई भी सिविलाइजेशन को बांट के जनरली पढ़ा जाता है, कि शुरुआती स्टेज, फिर मैच्योर वाला स्टेज, और फिर डिक्लाइन का स्टेज, पतन का स्टेज। तो मैच्योर हड़प्पा का जो टाइम पीरियड था, जिसको हम लोग हड़प्पा का प्रॉपर टाइम पीरियड बोलते हैं, जिसके बारे में आगे हम इसी में पढ़ेंगे, 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक। और तीसरा क्या होगा, लेटर हड़प्पा। लेटर हड़प्पा मतलब जो हड़प्पा के अंत हुआ, लेटर हड़प्पा। ये टाइम पीरियड कब होगा, 1900 बीसी से लेकर लगभग 1300 बीसी तक। तो ये 3 फेज में हड़प्पा जो है वो डेवलप हुआ, प्री हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और हमारा लेटर हड़प्पा। तो मेनली हमको जो पढ़ना है वो मैच्योर हड़प्पा, किसी को मेनली हड़प्पा का काल माना जाता है, ठीक है, जो सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। कब, 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी के आसपास, या 2900, मतलब ज़्यादा अंतर नहीं है। मोटा मोटी याद रखिए 2500 बीसी से 2000 बीसी तक, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, और थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक। तो अगर हम बात करेंगे, तो ये जो शहर था, अगर प्री प्री हड़प्पा का बात करेंगे, हड़प्पा के जस्ट पहले तो उस समय जो उतना ज़्यादा हड़प्पा डेवलप नहीं हुआ था, थोड़ा गाँव टाइप का था। लेकिन जैसे जैसे मैच्योर हड़प्पा आया, तो लोग जो है बड़े-बड़े गाँव में रहने लगे, बड़े-बड़े शहर का डेवलपमेंट हुआ, और ट्रांजिशन हुआ, रूरल से अर्बन लाइफ में लोगों का ट्रांजिशन हुआ, ठीक है। और वो हाकरा जो नदी है, घग्गर नदी है, उसके आस-पास डेवलप हुआ। मेन जो इंडस नदी था उसके आस-पास बल्कि और भी जगह था, घग्गर हाकरा नदी, उसके पास डेवलपमेंट हमारा हुआ। लोग जो है
किला बनाने लगे, फोर्टिफिकेशन हुआ, पत्थर का चीज़ बनने लगा, स्टोन बनने लगा, ठीक है, मोती बनने लगा, मेटल का क्राफ्टिंग होने लगा, ब्रॉन्ज का चीज़ का बनने लगा, ठीक है, फिर गाड़ी की बनने लगा, गाड़ी मतलब बैलगाड़ी टाइप का, ठीक है, व्हील्ड ट्रांसपोर्ट होने लगा और व्यापार का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। हम देखेंगे भी हड़प्पा के काल में ट्रेड का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ था, राइट। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसमें जो आपको देखिएगा पॉटरी जो मिलेगा वो ब्लैक एंड रेड पॉटरी मिलता है, मतलब हड़प्पा के लोग जो है कच्ची मिट्टी को पकाते थे आग में, तो बर्तन बना के तो लाल हो जाएगा और उस पे वो काला कलर का पेंट बनते, तो रेड एंड ब्लैक पॉटरी किसका है बताइए मेजबान? वो हड़प्पा का है। यहाँ पे जो ईंट होता था दोस्तों उसका रेशियो जो था वो 1:2:4 था। तो जो ईंट था दोस्तों, ब्रिक था, उसका भी रेशियो जो था 1:2:4 था, लेंथ ब्रेथ और हाइट का, इस तरह से, ठीक है ना। अच्छा, वो लोग जो वेट भी यूज करते थे बाट नाप तौल करने के लिए, वो भी एकदम यूनिफॉर्म था, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं हड़प्पा के लोग बहुत स्टैंडर्डाइज थे, मानकीकरण में बहुत ज़्यादा था, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेन जो हड़प्पा का साइट है, शुरू के हड़प्पा का, अर्ली हड़प्पा का, वो है आपका गुजरात का पाडरी। अभी नोट्स भी देखते रहिए, पेज नंबर 17 इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले भी नोट्स पे जो है अपना देखते रहें। इंग्लिश मीडियम वाले पेज नंबर 17 को देखें राइट कॉलम में, और हिंदी मीडियम वाले पेज नंबर 13 को देखें लेफ्ट कॉलम, वही राइट कॉलम में। तो अर्ली हड़प्पा जो था उसका टाइम जो लोकेशन था कुछ इंपॉर्टेंट वो याद रखिएगा। गुजरात का पादरी था, पदरी, ठीक है। राजस्थान का कालीबंगन, कच्छ जो है गुजरात में उसका धोलावीरा, फिर पाकिस्तान में हड़प्पा, बालाकोट पाकिस्तान में, अमरी पाकिस्तान में, फिर भीड़ राना, ठीक है, हरियाणा में, कोट दीजी पाकिस्तान में, गुमला जो था वो पाकिस्तान में था। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट साइट है वो पाकिस्तान का भी है और बाकी अर्ली हड़प्पा का है। तो इस समय आपको याद रखना है कि जो अर्ली हड़प्पा था वो आपको सिंधु नदी में नहीं देखने को मिलेगा, सिंधु नदी के अलग देखने को मिलता था, ठीक है। लेकिन जो मैच्योर हड़प्पा आया, वयस्क हड़प्पा, जिसको 2600 BC से 1900 BC के समय आया, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस है वो देखिए। सबसे पहले हड़प्पा है जो आपका पाकिस्तान के पंजाब में है, फिर मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में, चनहोदरो है पाकिस्तान में, सुरकांगे डोर है पाकिस्तान में। इसके अलावा गुजरात में है लोथल, ठीक है, फिर गुजरात के कच्छ में है धोलावीरा, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में कालीबंगन है, हरियाणा में बनावली और राखीगढ़ी है, ये सब आपको याद होना चाहिए। लेटर हड़प्पा जो है धीरे धीरे आते आते पंजाब तक पहुंचा, ठीक है। और वो जो झूकर चरण है, झूकर जिसको बोलते हैं, वो मैच्योर हड़प्पा का है। इसके कुछ साइट है झूकर, चनहुद्रो, आमरी और रंगपुर, ठीक है। रंगपुर में चावल को हमको एविडेंस मिला है राइस कल्टीवेशन का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर हम मैच्योर हड़प्पा को मेनली हमको उसी को पढ़ना है, तो अगर इस समय का हम बात करेंगे तो इस समय जो कल्चर था दोस्तों वो होमोजीनियस टाइप का था, और लेकिन डाइवर्सिटी भी हुआ करता था। कोई यूनिवर्सल थ्योरी नहीं है कि हड़प्पा लोग कहाँ से आए, ठीक है। कोई बोलता है कि हड़प्पा के लोग जो है वो मेसोपोटामिया से कुछ अलग हुआ था, या कुछ लोग बोलते हैं कि यहीं का जो इंडिजीनियस कम्युनिटी है वो धीरे धीरे आगे करके डेवलप होकर हड़प्पा में बना, ठीक है। तो ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी यही है कि वो इंडिजीनियस लोग थे, देसी लोग थे, यहीं पे रहते थे, ठीक है। अगर हड़प्पा के देखेंगे कि एरिया में जो रहते थे तो वो पूरा अगर आप मिलाइएगा तो ये ट्रायंगुलर टाइप का एरिया आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, तो हड़प्पा के लोग यहाँ से लेके इधर रहते थे, तो लगभग ट्रायंगुलर टाइप का आपको एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन था वो था आपका इजिप्टियन, जो इजिप्ट में था, मिस्र में था, और एक मेसोपोटामियन जो इराक में था, ठीक है। हड़प्पा का जो एरिया था वो किन किन क्षेत्र में ज़्यादा जो है फैला हुआ था, तो राजस्थान था, पंजाब दोनों का, पाकिस्तान का भी, इंडिया का भी, हरियाणा था, गुजरात था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर इसका हम हड़प्पा का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देखें, जैसे हड़प्पा को, तो नॉर्थ का टेरिटरी हड़प्पा को जो था वो कहाँ तक फैला था, मांडा तक फैला था, मांडा तक। अब मांडा कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद अगर वेस्ट टेरिटरी हड़प्पा का देखिएगा तो वो है दाइमाबाद, जो आपका है महाराष्ट्र में, दाइमाबाद, ठीक है। अगर ईस्ट देखिएगा, ईस्ट, तो ईस्ट जो है वहाँ है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और वो कहाँ पे है आलमगीरपुर, यूपी में, ठीक है। उसके बाद है, मतलब साउथ है, सॉरी, ये हो गया नॉर्थ, ईस्ट हो गया ये, साउथ हो गया दाइमाबाद। और अगर वेस्ट देखिएगा, वेस्ट पश्चिम, तो पश्चिम में जो है आपका है वो है सूतकांगे डोर, क्या है, नोट्स देखिए, सूतकांगे डोर, और सूतकांगे डोर जो है वो पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा का अगर आप एक्सटेंट देखिएगा, विस्तार, तो वो मांडा में नॉर्थ से लेके साउथ में
आपका दाहिमाबाद महाराष्ट्र तक और ईस्ट में आपका आलमगीरपुर से लेके वेस्ट में आपका सुल्तानगंज तक फैला हुआ था। हड़प्पा के लोगों का कुछ चीज़ बहुत फेमस था, जैसे उनका जो टाउन प्लानिंग था, टाउन प्लानिंग कैसे वो जो है शहर को विकास करते थे, डेवलप करते थे, तो उसके बारे में भी आपको ध्यान आइडिया होना चाहिए। तो वो शहर को इस तरह से प्लान करते थे, देखने से लगता था कि उनका जो दृष्टिकोण है वो अर्बन है, और वो पूरा अच्छे से सब चीज़ का प्लानिंग करते थे। ठीक है, फिर नाली का पानी किधर जाएगा ताकि गंदा ना हो। ठीक है, पहले आगे नाली वाली बन जाता था, पूरा प्लानिंग हो जाता था, फिर उसके बाद घर बनता था प्लानिंग के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि घर बना दिए और फिर नाली को बाद में बना रहे, वैसा नहीं होता था। जैसा भी प्रेजेंट में हर छोटा से बड़ा शहर में भी यही हो रहा है, घर बना देते हैं फिर गड्ढा खोदते हैं और नाली बनाते हैं, तो उसको प्लानिंग नहीं बोलते हैं। लेकिन हड़प्पा के लोग सोचे इतना एडवांस था कि प्लानिंग करके सब बनाता था। हड़प्पा का जो भी शहर था वो 2 पार्ट में बँटा हुआ था, 2 पार्ट में मैक्सिमम शहर, कुछ को छोड़ दें तो आगे हम देखेंगे, तो वो 3 पार्ट में बँटा हुआ था। जैसे धोलावीरा जो है वो 3 पार्ट में बँटा हुआ था। बाकी के जो शहर थे वो 2 पार्ट में बँटे हुए थे। एक को बोलते थे अपर पार्ट, जो ऊँचाई पे होता था, ठीक है? और दूसरे को बोलते थे लोअर पार्ट, जो निम्न भूमि होता था। ऊँचाई का जो अपर पार्ट होता था उसको सिटाडेल भी बोलते थे। क्या बोलते थे? सिटाडेल, ठीक है? ये छोटा होता था लेकिन हाइट पे होता था, ठीक है? लोअर पार्ट को इसको कॉमन लोगों के लिए होता था। तो जो अपर पार्ट होता था इसमें बड़े-बड़े लोगों का भवन, राजा का भवन और मेन-मेन जो पब्लिक बिल्डिंग्स है, सरकारी बिल्डिंग्स होती थी, मतलब उस समय सरकार मतलब सरकार राजा हो गया, तो उस समय हुआ हुआ करता था अनाज का गोदाम, भंडार, ग्रेनरी, वर्कशॉप, जो कुछ भी फैक्ट्री-वैक्ट्री होता था वो अपर पार्ट में होता था। लोअर पार्ट जो था वो बड़ा था, वहाँ आम लोगों के लिए बना हुआ था। ठीक है? अलग-अलग पेशा के लोग जो है यहाँ पे लोअर पार्ट में रखते थे, जैसे कुम्हार हो गया, कारपेंटर हो गया, मेटल का काम करने हो गया, चाँदी सोने का काम करने वाला हो गया, वो सब किसान-विसान हो गया, वो सब लोअर पार्ट में रहते थे, बड़ा था ये, ठीक है? क्लियर? हड़प्पा के लोग बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड थे, ठीक है? जो शहर-वहर था पूरा प्लान्ड था, रोड-वोड भी था वो चौड़ा था, लगभग 10 मीटर चौड़ा गली-वली हुआ करता था, ठीक है? और नाली का पानी सीधे जो है आपका मतलब घर का पानी सीधे नाली के थ्रू अपना जाता था। बीच में नाली को साफ करने के लिए मैनहोल होता था, जैसे जो होता है ना, जैसे ये रोड है, यहाँ नाली नीचे जा रहा है तो बीच-बीच में ऐसे करके होता था, तो इसको लोग इसमें इसको निकाल के भी साफ करते थे, फिर इसको लगा देते थे, जो अभी प्रेज़ेंट में होता है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। ईंट भी जो होता था वो 1:2:4 का रेशियो होता था। 1 क्या है मोटाई, ठीक है, थिकनेस, और 2 क्या है आपका चौड़ाई, और 4 क्या है आपका लेंथ। घर भी बना होता था जनरली वो आपका 1 मंजिला 2 मंजिला घर हुआ करता था, और घर बनाने के लिए बर्न्ट ब्रिक, जले हुए ईंट का मतलब पकाए हुए ईंट का प्रयोग किया जाता था, याद रखना है आपको, ठीक है? और लैंप पोस्ट भी हुआ करता था दोस्तों, मतलब स्ट्रीट लाइट आप समझ लीजिए, स्ट्रीट लाइट तो इलेक्ट्रिसिटी वाला नहीं, बीच मतलब मेट केरोसिन ऑयल या किसी तेल से जलने वाला स्ट्रीट लाइट भी हुआ करता था। सोचिए कितना डेवलप था वो लोग, ठीक है? और जो आपका नाली है, नाली का पानी लीक ना करे उसको मेंटेन करने के लिए उसको लाइम से, चूना से, जिप्सम से, सीमेंट से उसको प्लास्टर कर देते थे ताकि वो एकदम चिकना रहे और नाली का पानी रिसाव नहीं करे, इधर-उधर ना बहे। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरह से सोचिए इतना ज़्यादा वो लोग डेवलप थे, ये आपको थोड़ा-थोड़ा याद होना चाहिए, मतलब ध्यान में रखना है आपको ये सारा चीज़ जो हमने आपको बताया। जनरली जो घर होता था ये 2 या 2 से अधिक मंजिला, 1-2 मंजिला होता था, मतलब आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि बस एक ही फ्लोर का घर है, नहीं 2-3 फ्लोर घर का घर होता था। हर घर में अपना प्रॉपर किचन होता था, बाथरूम होता था, ठीक है? और कुआँ भी होता था, प्राइवेट वेल्स भी होता था, और कोई भी खिड़की जो है वो मतलब गली की तरफ नहीं खुलता था, ताकि गली के लोग जो है घर के अंदर नहीं झाँक सके, नहीं दिख सके, तो प्राइवेसी का भी वो ध्यान में रखते थे। ठीक है? जो भी टाउन था, जो भी बना था वो ग्रिड पैटर्न पे बना हुआ था। मतलब जैसे होता है ना प्रेज़ेंट में, ये गली गया है, ये गली गया है, ये बड़ा गली है, ये छोटा गली है, और यहाँ पे आपका घर होता था। अभी भी होता है यहाँ पे घर, इसको ग्रिड पैटर्न बोलते हैं। ये मेन आपका गली गया है, ये छोटा-छोटा गली गया है। और बीच में ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में घर होता था। यहाँ पे घर, यहाँ पे घर, बहुत सारा ग्रुपिंग में होता था, सेक्टर जिसको बोलते हैं। तो इसको ग्रिड पैटर्न भी बोलते हैं। जो गली होता था वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमारा रन करता था, और इधर से काटता भी था। तो एक नॉर्थ साउथ से आ रहा है, एक इधर से काट रहा है, ईस्ट वेस्ट में दोनों आपस में काटता भी था। ठीक है? अगर समाज-वमाज का बात करेंगे, तो समाज में जो मेन था मुख्य रूप से वो मिडल क्लास था। ठीक है? इसके अलावा और भी सोशल ग्रुप होते थे, जनरली 3 तरह का, 3 टाइप का। आप देखिए नोट्स देखिए इंग्लिश मीडियम वाले पेज नंबर 19 में, और हिंदी मीडियम वाले जो नोट्स अपना देखिए, ठीक है? वो देखिए पेज नंबर 15 के आसपास, ठीक है? 15 में 16 में देखिए, पेज नंबर 16 में देखिए वो, ठीक है? इंग्लिश मीडियम वाले पेज 19 का देखिए लेफ्ट कॉलम, और हिंदी मीडियम वाले पेज नंबर 16 का लेफ्ट कॉलम आप देखिए, ठीक है? तो जो सोशल ग्रुप था हड़प्पा का वो 3 पार्ट में बँटा हुआ था। किसके पार्ट में दोस्तों? 3 पार्ट में। एक होता था रूलर, क्या होता था? रूलर्स लोग, शासक लोग, ठीक है? दूसरा होता था रिच
रिच हमारा बिजनेसमैन, रिच व्यापारी या ट्रेडर्स, रिच व्यापारी ट्रेडर्स जो व्यापार करते थे, ठीक है। तीसरे लोग जो होते थे वो पुअर लोग होते थे, ठीक है, पुअर। तो जो रूलर्स और जो रिच लोग होते थे वो कहाँ रहते थे, सिटाडल में रहते थे, अपर पार्ट में। और पुअर लोग कहाँ रहते थे, वो रहते थे आपका कॉमन में, कॉमन पार्ट में, जिसको लोअर पार्ट बोलते थे, ठीक है। अलग अलग तरह के काम करने वाले लोग जो है वो हड़प्पा में देखने को मिलता है, ठीक है। गरीब लोग, ठीक है, प्रोफेशंस होते थे, जैसे पुजारी होता था। फिर आपका उसमें हमको वेरियर क्लास होता था। वेरियर क्लास का मतलब क्या हुआ, योद्धा क्लास होता था। फार्मर्स किसान होते थे, ट्रेडर्स होते थे, अलग अलग कारीगर आर्टिसंस होते थे, ठीक है। अभी भी हम लोग को हड़प्पा का जो जगह है वो हड़प्पा में और लोथल में मिला हुआ अलग अलग बिल्डिंग का टाइप मिला हुआ है। और ये भी दिखा है कि कुछ घर बहुत छोटे हैं, कि कुछ घर बहुत बड़े हैं, मतलब वहाँ भी वो बड़ा घर किसका होगा, अमीर लोगों का। तो उस समय भी वहाँ पे भी समाज जो है इक्वल नहीं था, इनइक्वलिटी जो असमानता वहाँ हुआ करता था। किसी किसी घर में तो 12-12 रूम करके देखने को मिलता है, कि एक घर में 12 रूम है और किसी घर में 2 रूम है, तो इस तरह से भी होता है। अगर हम पॉलिटी का बात करें, राजनीति का, कि उस समय किस तरह से राजनीति था, किस तरह से पॉलिटी था, कोई हमको जो है पता नहीं, मतलब डायरेक्ट पता नहीं चलता है कि कोई राजा वहाँ पे हुआ रहा होगा, किस तरह से वहाँ से शासन होता होगा, ये नहीं है। बस हम बोल सकते हैं कि हाँ, राजा जैसा होगा, लेकिन उस तरह का राजा नहीं। जनरली जो मर्चेंट क्लास थे, व्यापारी वर्ग थे, जो आपका सबसे ज़्यादा अमीर हुआ करता था, वही जो लोग जो है रूल करते थे, मतलब मैनेज करते थे सारा चीज़ को। क्योंकि अब देखिए इतना बड़ा हड़प्पा का जगह था, और वहाँ पे ईंट किस तरह से बनना है वो एकदम यूनिफॉर्म था। उसके बाद जो लोग वो सील यूज करते थे वो यूनिफॉर्म था, उसका स्क्रिप्ट यूनिफॉर्म था। तो इतना ज़्यादा अगर यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी ज़रूर था जो सारा चीज़ को मैनेज करता था। और वो था कौन, पूरा एग्जैक्ट हमको इन्फॉर्मेशन हम लोग को नहीं है, बस क्योंकि हड़प्पा का स्क्रिप्ट को हम लोग पढ़ नहीं पाए। अगर पढ़ लेते तो बहुत अच्छा था, सारा चीज़ें कन्फर्म से पता चलता। जनरली ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा में जो रूलिंग क्लास कोई प्रोबेबली था, जो था वो मर्चेंट क्लास था, व्यापारी वर्ग थे, ठीक है। तो वो लोग ज़्यादा जो है फोकस करते थे कॉमर्स पे, हड़प्पा के लोग ज़्यादा कॉमर्स पे हमारा फोकस करते थे, ठीक है। क्लियर हो गया। इस पे फोकस नहीं करते थे कि हमको अपना एरिया को बढ़ाना है और रूल करना है और सारा चीज़। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो व्यापार पे फोकस करते थे, इसलिए जो रूलिंग क्लास हुआ भी होगा तो वो आपका बिजनेसमैन होगा, कमर्शियल क्लास होगा, ठीक है। बहुत सारे शहर को घेराबंदी कर दिया जाता था, फोर्टिफिकेशन किया जाता था, किलाबंदी कर दिया जाता था मैक्सिमम घर को। घर मतलब शहर को, सॉरी। और कुछ शहर जो थे, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट शहर जैसे हुआ करते थे जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, वहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि फोर्टिफिकेशन वहाँ पे हुआ है, ठीक है। और धोलावीरा भी जो है वो भी आपको किला के अंदर है, ठीक है। अर्बन बॉडी हुआ करता होगा जो सारी चीज़ को मैनेज करता होगा, म्युनिसिपल कमेटी था। अगर महिलाओं का कंडीशन के बारे में बात करेंगे तो जो सोसाइटी उस समय हुआ करता था, वो मैट्रियार्कल सोसाइटी हमको देखने को मिलता है, मातृसत्तात्मकता का। कैसे पता चलता है, क्योंकि बहुत सारा टेराकोटा का मिला है, मिट्टी का जो है मूर्ति मिला हुआ है टेराकोटा का, और उसमें मदर गॉडेस पृथ्वी जो धरती माँ है उसका फोटो है। इसका मतलब वो लोग जो है उस समय का जो समाज था वो कहीं न कहीं मातृसत्तात्मकता पे फ़ोकस करता था, तभी तो वो देवी का उतना ज़्यादा पूजा करता था। और पुरुष के आदमी के जो मतलब मेल देवता से ज़्यादा आपको फीमेल का जो मिला हुआ, इसका मतलब सोसाइटी जो था वो मैट्रियार्की था, ठीक है। अगर बात करें हम इनहेरिटेंस सिस्टम का, इनहेरिटेंस सिस्टम का मतलब अगर हम बात करें आनुवांशिकता का, ठीक है ना, तो उत्तराधिकारी भी जो था कोई स्पष्ट हमारा नहीं था कि कौन इसके बाद बनेगा, कौन नहीं बनेगा, क्लियर नहीं, ठीक है। अगर उनका हम ड्रेस व्रेस का बात करेंगे, रहन-सहन का, तो जनरली वो कॉटन का, सिल्क का, वूल का, कपास का, ठीक है, और रेशम का, ऊन का, ये लोग वस्त्र हमारा पहनते थे। क्योंकि हमको पता भी मिला है मोहनजोदड़ो से हमको एक बुना हुआ कपड़ा मिला हुआ है, ठीक है। बुना हुआ मतलब वीव्ड हमारा क्लॉथ बन रहा है, वोवन क्लॉथ एक मोहनजोदड़ो। इसके अलावा हमको स्पिंडल और जो नीडल्स होता है, सूत्र, धुरी और सुई कपड़ा बुनने के लिए, वो भी हमको मिला है। जो आदमी होता था वो अपना एक नीचे जो है पैंट टाइप का पहनता था, ठीक है, और एक कपड़ा ऊपर ओढ़ने के लिए रखता था, और अपने बाएँ जो है लेफ्ट शोल्डर पे, और दाएँ हाथ नीचे होता था। मतलब इस समझ लीजिए आदमी है तो उसका जो लेफ्ट हैंड है, मान लीजिए लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, तो उसका जो एक कपड़ा हुआ करता था लेफ्ट हैंड में, और बाएँ कंधा जो होता था, इधर से एक आता था कपड़ा और इधर लेफ्ट के होता था, मतलब जैसे पल्लू टाइप का रखते हैं ना, उस टाइप का होता था। ये गमछा ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करके ओढ़ के उस तरह से, और एक हाथ जो है वो नीचे हमारा हुआ करता था। अब नीचे जो है वो लोग एक मतलब अपना नीचे पैंट टाइप का कुछ पहन लेते थे, और ऊपर एक कपड़ा मतलब टी-शर्ट टाइप का या शर्ट टाइप का नहीं था, ठीक है, ये समझ में आ गया। और महिलाएँ आपको पता है जैसे वो कपड़ा होता था साड़ी टाइप का वो लोग पहनती होंगी, ठीक है।
क्योंकि महिला का कोई कपड़ा उस तरह हम लोग को नहीं मिला हुआ है, महिला का फोटो उस तरह टाइप का। हाँ, ब्रॉन्ज डांसी गर्ल मिला हुआ है, लेकिन वो न्यूड है, ठीक है, नग्न अवस्था में है। महिलाओं का कोई मतलब उस टाइप का हमको मूर्ति नहीं मिला है। एक तो बियर्डेड प्रिस्ट मिला है, दाढ़ी वाला पुजारी, लेकिन वो मेल है ना। अगर हम एग्रीकल्चर का और पशुपालन का हड़प्पा के समय में बात करें, तो ध्यान से सुनिए आप लोग, देखिए पेज नंबर 20 इंग्लिश मीडियम का लेफ्ट साइड, और हिंदी मीडियम वाले देखें पेज नंबर 17 देखिए, ठीक है। तो चलिए, कौन कौन सा फसल वो करते थे वो देख लेते हैं। तो वो गेहूं करते थे, और हमको मेहरगढ़ में मिला है। बारले जौ करते थे, हर्ष ग्राम, ठीक है, हर्ष ग्राम जिसको कुल्थी बोलते हैं वो करते थे। उसके अलावा पीच, मटर, मेलन जिसको तरबूजा खरबूजा बोलते हैं वो, शीशम का करते थे, तिल का, ठीक है, खजूर का करते थे, डेट्स मिलेट्स मोटा अनाज का करते थे, अंगूर भी उगाते थे, हीना जो मेहंदी होता है वो भी, गार्लिक लहसुन भी, मस्टर्ड सरसों भी, और चावल जो लोथल में हमको मिला हुआ है, रंगपुर में मिला हुआ है। इसके अलावा अगर क्षेत्र के हिसाब से देखें तो पंजाब और सिंध में वो गेहूं और जौ का करते थे। रंगपुर और सुरकोतडा, रंगपुर कहाँ है हमारा, तो रंगपुर और सुरकोटडा कहाँ पे है, गुजरात में है। तो यहाँ पे चावल और मोटा अनाज का मिला हुआ है। तो ये चीज़ है, फूड का सरप्लस होता था, और इसलिए उसको स्टोर करने के लिए वो लोग अन्नागार ग्रेनरी में रखते थे। ग्रेनरी हमको अन्नागार देखने को भी मिला है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल में मिला हुआ है, ठीक है। जो वर्कमैन लोग होते थे, जो कर्मचारी होते थे, ठीक है, वो जो है ग्रेनरी के आसपास ही रहते थे। वहाँ पे हमको उनका क्वार्टर मिला हुआ है, मतलब वहाँ पे वो लोग उसको मैनेज करते थे, ग्रेनरी को साफ सफाई करना और स्टोर करके रखना, वो सब करते थे। लोथल में हमको मोती बनाने का कारखाना मिला है, बीड मेकर्स का साक्ष्य, और तांबा को पिघलाने का कॉपर स्मिथ भी का भी घर मिला है हमको, ठीक है। वो लोग अनाज को इकट्ठा करते थे, है ना, और जो टैक्स लिया जाता था वो अनाज के रूप में लिया जाता था, ठीक है। और उसको फिर वो उस जो भी कलेक्शन होता था फूड ग्रेन का, फिर वो लोग तनख्वाह के रूप में उस समय उसी को दे देते थे, या इमरजेंसी के रूप में भी फूड ग्रेन जो स्टोर होता था वो तनख्वाह के रूप में या इमरजेंसी के रूप में भी उसको रखते थे स्टोर करके, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर देखेंगे तो वहाँ हमको वो लोग प्लॉइंग करते थे, खेत को जुताई करते थे। हड़प्पा में हमको जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला हुआ है, और वो लकड़ी का हल का प्रयोग वुडन प्लॉ का भी यूज करते थे। कालीबंगन में हमको भी जुता हुआ खेत मिला हुआ है, हड़प्पा में भी और कालीबंगन में भी। इसके अलावा हमको मिट्टी का, हम लोग को मिट्टी का जो है हल भी मिला हुआ है बनावली में और बवालपुर में, ठीक है, बनावली में और बहावलपुर में, ठीक है। इरिगेशन अगर देखेंगे तो वो कैनाल का प्रयोग जनरली हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। कहना कि नहर को नहर नहर के द्वारा नहीं करते थे, बल्कि फ्लड इरिगेशन करते थे, मतलब पूरा खेत में पानी भर देते थे। ये नहर से नहीं पटाते थे, पानी नदी का डाइवर्ट करके जो है वो उसमें डाल देते थे खेत में, नहर के थ्रू नहीं, मतलब डायरेक्ट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और जनरली साल में एक दो खेती करते थे, एक दो फसल को वो लोग उगाते थे। कॉटन का भी कल्टीवेशन मिला है हमको, हड़प्पा के लोग पहले सिविलाइजेशन है, पहला सभ्यता है जबकि लोग वो लोग कॉटन कपास का खेती करने लगे। हमको इसका पता कैसे चलता है, क्योंकि हमारा व्यापार भी होता था, ठीक है। तो ग्रीक में कॉटन को सिंडोन बोला जाता है, और सिंडोन जो शब्द है वो सिंध से आया, और सिंध में ही हड़प्पा का डेवलपमेंट हुआ। तो इससे पता चला कि जो सिंडोन है वो सिंध से डेवलप हुआ, और वो हड़प्पा का साइट था। इसका मतलब हड़प्पा के लोग जो है सबसे पहली बार कॉटन का प्रोडक्शन करे, कपास का प्रोडक्शन करे। अगर हम उनका खान पान देखेंगे तो वो नॉन वेजिटेरियन जनरली खाते थे, ठीक है। और मछली इसके लिए हमको मिला भी है, मछली का हड्डी और ये सब आपको मिला हुआ है। गुजरात में आपको मोलस्क खाते थे, वो मोलस्क समझते हो, प्रोटीन का एक रिच सोर्स है, ठीक है, मोलस्क, उसको वो खाते थे, ठीक है। मतलब घोंघा जिसको बोलते हैं ना, घोंघा वो। इसके अलावा दूध दही भी वो खाते थे। अलग अलग जानवर पालते थे, कि जैसे गाय पालता था, ऑक्स पालता था, बफेलो, सुअर, भेड़, सीप, पिग, गधा, ऊंट, बकरी, ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, वो सब पालते थे। हमको हॉर्स का साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। हाँ, हॉर्स जैसा हड्डी जो है हमको मिला हुआ है, लेकिन हम कंफर्म से नहीं बोल सकते कि उनको हॉर्स का, घोड़े का नॉलेज था। हाँ, उनको जो है नॉलेज हाथी का, गैंडा ये सब का था, बाकी चीज़ ये था। अगर घोड़ा यूज होता भी होगा तो रेगुलर यूज नहीं होता था, कहीं कहीं मिल गया तो मिल गया, भी कंफर्म रूप से नहीं बोल सकते थे कि हड़प्पा के लोगों को घोड़ा के बारे में एग्जैक्ट पूरा नॉलेज था। इसी यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो इसमें आप टिक मारना है कि उनको घोड़े का नॉलेज नहीं था, ठीक है। अगर इंडस्ट्री और क्राफ्ट देखेंगे, उद्योग और शिल्प विल्प कला, तो आपको पता है वो लोग कला में और वास्तुकला और ये सब में बहुत ज़्यादा निपुण थे। अलग अलग चीज़ों से वो सामान बनाते थे, चाहे मोती वोती बनाना हो, बीड बनाना हो,
कोई आभूषण ऑर्नामेंट बनाना हो, चूड़ियाँ बनाना हो, चनहुदड़ो जो कुछ जगह है वहाँ पे हमको बीड बनाने का, मोती बनाने का, चूड़ी बनाने का कारखाना मिला हुआ है। हाथी के दाँत पे भी काम होता था, तराशी होता था, मेटल का भी काम होता था, नाव बना वो लोग जानते थे, सील वो बनाते थे, सील मतलब मोहर बनाते थे, टेराकोटा मिट्टी का चीज़ बनाते थे, ईंटा को कैसे सजाना है, कैसे घर बनाना है, उनको भी वो भी पता था। डैम भी छोटा-छोटा हमको देखने को मिला हुआ है। डैम मतलब अभी के समय का नहीं, मतलब नदी को रोकने के लिए डैम टाइप का भी हमको मिला है, किला मिला है, मतलब हड़प्पा के लोग बहुत ज़्यादा डेवलप थे। इसके अलावा उन लोग को मेडिकल नॉलेज भी था, जैसे अस्कल जो था हमारा खोपड़ी होता है, उसका सर्जरी होने का साक्ष्य हमको कालीबंगन, लोथल में मिला हुआ है। इसके अलावा बीड मेकिंग का भी साक्ष्य हमको मिला हुआ है, मतलब मोती बनाने का, ठीक है? मोती बनाने का, ठीक है? या फिर होता है ना माला में हम लोग मोती पहनते हैं, ठीक है? तो मोती बनाने का साक्ष्य हमको मिला हुआ, उसके लिए वो अलग-अलग पत्थर यूज़ करते थे, जैसे सेल है, जैसे कार्नेलिन है, ठीक है? इस तरह का वो लोग पत्थर भी यूज़ करते थे। सेल हो गया, शंख जिसको बोलते हैं, कार्नेलिन हो गया, जैस्पर हो गया, क्रिस्टल हो गया, स्टेटाइट हो गया, ये सब का पत्थर यूज़ करते थे। इसके अलावा मेटल का भी प्रयोग वो करते थे, कॉपर का, तांबा का, ब्रॉन्ज का, काँसा का, गोल्ड का, सोना का, इसके अलावा टेराकोटा भी वो यूज़ करते थे। टेराकोटा मतलब मिट्टी का खिलौना ये सब का चीज़ यूज़ करते थे, ठीक है? अलग-अलग डिज़ाइन ये सब का होता था और मैक्सिमम उसमें हमको जो डिज़ाइन देखने को मिला है, वो मदर गॉडेस का मिला हुआ है, ठीक है? बीड जो है मोती बनाने का कारखाना चंद्रदुर्ग में, लोथल में, ठीक है? और में मिला हुआ है। टेराकोटा भी जो है मिट्टी का अलग-अलग चीज़ हमको देखने को मिला हुआ है, ठीक है? ज्वेलरी भी वो पहनते थे, आदमी और औरत दोनों ज्वेलरी पहनता था, चांदी का, सोने का, इसके अलावा और भी अलग-अलग चीज़ों का, कार्नेलिन का, सेमी प्रीशियस स्टोन का मिलता है। हमको जैसे कि नेकलेस भी मिला है, ब्रेसलेट मिला है, पेंडेंट्स कान में पहनने वाला बाली, ब्रूचेज, ठीक है? ब्रूचेज का दोस्तों मतलब होता है आप समझ लीजिएगा, मतलब एक तरह का आभूषण ही है, कंगन-वंगन, तो वो सब जो है कराची में हमको उसका साक्ष्य मिला है। कराची का एक जगह है अलादीनो, याद रहेगा? अलादीनो। आप नोट्स देखिए, नोट्स में सारा चीज़ लिखा हुआ है। नोट्स आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और पूरा सब सब्जेक्ट का कंप्लीट नोट्स मात्र 499 रुपीज़ है और बस आपको नोट्स ही अच्छे से पढ़ के चला जाना है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, निकाल लेंगे, ठीक है? अलादीनो जो कराची में, वहाँ पे ये साक्ष्य मिला हुआ है। तो हड़प्पा के लोग हम बोल सकते हैं विश्व में पहला व्यक्ति थे जो चांदी का यूज करते थे, ठीक है? ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हड़प्पा के लोग पहले व्यक्ति थे जो चांदी का यूज जो है वो करते थे पूरे विश्व में, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। टेराकोटा भी मिला है, मिट्टी का खिलौना भी, आदमी का भी है, औरत का भी जनरली है उसमें, ठीक है? औरत के रूप में हम बात करेंगे तो मदर गॉडेस का, और आदमी का भी उसमें देखने को मिला हुआ है। इसके अलावा एनिमल का भी खिलौना मिला हुआ है मिट्टी का, ठीक है? जैसे उसमें बच्चे लोग खेलने के लिए कुत्ता, मिट्टी का कुत्ता, मिट्टी का हाथी, मिट्टी का बफेलो, मिट्टी का बुल, सांड, वो सब मिला हुआ है। मिट्टी का बैलगाड़ी भी ये सब मिला हुआ है, ठीक है? उनको जो है मेटल के बारे में नॉलेज था, तांबा का, ब्रॉन्ज का, सिल्वर का, गोल्ड का, लेकिन उनको आयरन के बारे में नॉलेज नहीं था। आयरन जो हुआ वो आपको आया लेटर वैदिक समय में, लगभग 1000 बीसी में, 1000 ईसा पूर्व में आयरन का खोज हमारा हुआ, ठीक है? उनको मेटलर्जी मतलब धातु का काम उनको आता था कि किस तरह से ब्रॉन्ज बनाना है। ब्रॉन्ज बनाने के लिए आपको पता है तांबा और टीना को मिक्स करना पड़ता है और ब्रॉन्ज का सामान हमको मिला हुआ है हड़प्पा में। इसका मतलब उनको पता था कि किस रेशियो में कॉपर और टीन को मिक्स करेंगे तो ब्रॉन्ज मिलेगा, मतलब मेटलर्जी का उनको जो है वो नॉलेज था, धातु क्रमन का उनको नॉलेज था, धातु कर्म का, ठीक है? ठीक है दोस्तों, तो जो मिट्टी का मिला है बर्तन, खिलौना-विलौना, उसमें बंदर का, कुत्ता का, सांड का, बफेलो का, ये सब है। इसके बाद जो है जू वो है, हल है, ये सब बना हुआ है, ठीक है? फीमेल का फ़ोटो ज़्यादा है मदर गॉडेस के रूप में, मेल का कम है, ठीक है? इसके अलावा वो लोग जो है यूज़ करते थे अलग-अलग चीज़ बनाते थे, औजार जैसे चाकू हो गया, छोटा तलवार हो गया, उसके अलावा बनाते थे मिरर, आईना, है ना? कुल्हाड़ी, सुई, अंगूठी, ठीक है? ये सब मिला हुआ है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रॉन्ज का, काँस्य का डांसिंग गर्ल, नृत्य नर्तिका का मूर्ति मिला है, ठीक है? जो मोहनजोदड़ो में मिला है और नेकेड है, ठीक है? इसमें अगर हम बात करेंगे तो हड़प्पा में ज़्यादा जो मिला हुआ है दोस्तों, वो कॉपर का चीज़ मिला हुआ है। हालाँकि इसको ब्रॉन्ज सिविलाइज़ेशन बोलते हैं क्योंकि तांबा का, कॉपर का, ब्रॉन्ज का, काँसा का सबसे पहले बार प्रयोग इसी में हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉपर का इसमें हमको चीज़ मिला हुआ है। एक एग्जाम्पल जो ब्रॉन्ज का है, ब्रॉन्ज का और भी मिला हुआ है, एक एग्जाम्पल ब्रॉन्ज का है, वो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, नर्तकी का मूर्ति जो आपको कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है, ठीक है? जो पाकिस्तान में है।
इसके अलावा वो लोग औजार बनाते तो थे, लेकिन आक्रमण करने के लिए नहीं, बल्कि अपने को बचाव के लिए। तो डिफेंड डिफेंड करने के लिए, ना कि अटैक करने के लिए वो हथियार को बनाते थे। इसलिए हमको इसमें ज़्यादा बड़ा बड़ा तलवार देखने को नहीं मिलता है अटैक करने के लिए, बल्कि बचने के लिए जो छोटा तलवार होता है वो इसमें मिलता है, याद रहेगा। अच्छा, अगर पत्थर का चीज़ हम देखें तो एक पुजारी का स्कल्पचर मिला है, पुजारी का मूर्ति मिला है, ठीक है आपका, जिसको बियर्डेड प्रिस्ट बोलते हैं, और वो मिला हुआ है हमको मोहनजोदड़ो से, ठीक है। जो उस मूर्ति में कपड़ा पहना हुआ है, डिजाइन है कपड़े का, ठीक है ना, और वो मेडिटेटिंग पोज में है, मतलब इससे पता चला आँख उसका आधा बंद है, इससे पता चलता है वो पुजारी है। इसके अलावा हड़प्पा के लोग जो है पॉटरी के बारे में भी उनको नॉलेज था। मिट्टी का जो है वो अलग-अलग बर्तन बनाते थे, ठीक है, और वो बनाते जो थे वो व्हील का प्रयोग करके बनाते थे, डेली यूज़ के लिए भी और सजाने के लिए भी बनाते थे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका है ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी। तो वो लोग क्या करते थे, मिट्टी को जो है गरम करते थे। तो गरम करने के बाद मतलब आग में पकाते थे, आग में पकाने के बाद मिट्टी क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, और उस पे वो ब्लैक कलर का जो है पेंट कर देते थे, तो ब्लैक एंड रेड पेयर पॉटरी होता था, ठीक है। और कुछ-कुछ डिज़ाइन भी बनाते थे उसमें पॉटरी में, जैसे पेड़ का चीज़ सर्कल बना देते थे, या ऐसे ट्रायंगल इस टाइप का वो लोग बना देते थे, ठीक है। सजाने के लिए भी यूज़ करते थे और दारू-वारू के लिए भी यूज़ करते थे, जिसको परफोरेटेड पॉटरी बोलते थे हम लोग, ठीक है। और पक्षी-वक्षी भी वो लोग, जैसे पक्षी का, मछली का, रैबिट, खरगोश का, मोर का, डक का, बतख का, कबूतर का, पिजन का, वो सब बनाते थे। जंगली जो है फाउल होता है मुर्गा, जंगली मुर्गा, मंकी, उसका बनाते थे। इसका मतलब ये सब चीज़ वो बना रहे हैं, इसका मतलब वो सारा चीज़ के बारे में उनको नॉलेज है, वो सब जंतु, जीव जंतु के बारे में, पेड़ पौधा के बारे में, ठीक है। तो जो बर्तन बनाते थे उसमें अनाज इकट्ठा करते थे, पानी इकट्ठा करते थे, दारू भी बनाने के लिए स्टोर में रखते थे, ये चीज़ है। अगर हड़प्पा का हम बात करें स्क्रिप्ट के बारे में, उसका अगर हम लिपि के बारे में दोस्तों बात करें, तो लिपि जो थे अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। वो जो लिपि यूज करते थे वो पिक्चर के रूप में यूज करते थे, जिसको बोलते थे पिक्टोग्राफिक, ठीक है। पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट वो यूज करते थे, और लोगो सिलेबिक था आपका, ठीक है ना। और जो है आपका राइटिंग जो स्किल था वो था बोस्टोपेडन। बोस्टोपेडन का मतलब वो राइट टू लेफ्ट लिखते थे, इधर से इधर लिखते थे, ठीक है। और फिर इधर नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट टू राइट लिखते थे, तो राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इस तरह से वो लिखते थे। जिस स्टाइल को, राइटिंग स्टाइल को हम लोग बोलते हैं बोस्ट्रोफेडन। लेकिन इसके स्क्रिप्ट को हम लोग पढ़ नहीं चुके, राइटिंग स्किल तो पता चल गया है कि कैसे वो लिखते थे, ठीक है। राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, इस तरह से, ठीक है। अगर हम उसका इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो उसका जो व्यापार में वो आधारित है, कृषि तो वो करते ही थे, मेन उसका एग्रीकल्चर ही था। इसके अलावा वो लोग ट्रेड भी करते थे। ट्रेड के बारे में कैसे पता चला है, क्योंकि मेसोपोटामिया में जो इराक है, इसके अलावा इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो इजिप्ट में है, वहाँ पे हड़प्पा का जो स्क्रिप्ट वो है, सील है, लिपि है, या हड़प्पा के द्वारा बनाया गया चीज़ जो है वहाँ पे मिला हुआ है। इसका मतलब वहाँ से व्यापार होता था। इसके अलावा मेसोपोटामिया और इजिप्ट का जो चीज़ है वो हड़प्पा में मिला है, ठीक है, ये चीज़ है। तो पारस जो चाहे वो फारस का सिविलाइजेशन हो, ठीक है, या मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन, उसके साथ वो व्यापार करते थे, ठीक है। जो हमारा मेसोपोटामिया है, ठीक है, जो हमारा मेसोपोटामिया में जो हमको सील मिला हुआ है दोस्तों, उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को, जगह को, सिंधु घाटी को मेलुहा बोलते थे। लिखा होता था उसमें मेलुहा के लोगों के साथ व्यापार होता था, ठीक है। तो मेलुहा कहाँ के लोगों को बोला गया है, हड़प्पा के लोगों को बोला गया है, ठीक है। तो हड़प्पा बोलते थे मेलुहा को, कौन, मेसोपोटामिया में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह से दिलमन बोला जाता था बहरीन को, ठीक है। और मकरान, मगन बोला जाता था, मगन या मकन, ठीक है। तो दिलमन जो था, दिलमन, दिलमन किसको बोला जाता था, बहरीन को, किसको, बहरीन को, ठीक है। बहरीन कहाँ है, वेस्ट एशिया में का एक देश है, आपको पता है, पश्चिम एशिया में, या इसको हम लोग बोल सकते हैं वेस्ट एशिया में, पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया, ठीक। अच्छा, और मगन बोलते थे, मगन, मगन या मकन, ये किसको बोलते थे, ये बोलते थे मकरान कोस्ट को, ओमान को, मकरान कोस्ट को हम लोग क्या बोलते थे, मगन या मकन। और मेलुहा किसको बोलते थे, हड़प्पा को। तो ऐसा लिखा हुआ है कि हड़प्पा से सामान जाता था, मेलुहा से सामान जाता था दिलमन को और ओमान को, ठीक है। क्या क्या जाता था, कॉपर जाता था,
हाथी का दांत आइवरी जाता था, कार्नेलियन सेल, इसके अलावा लेपिस लेजुली एक पत्थर है वो मोती जाता था, इबोनी जाता था वो जाता था। और मेसोपोटामिया से मतलब इराक से जो सिविलाइजेशन था वहाँ से क्या जाता था, कपड़ा जाता था कहाँ, मेलुहा मतलब हमारा हड़प्पा को ऊन जाता था, परफ्यूम जाता था, लेदर लेदर जाता था, ठीक है। तो चांदी ये सब जाता था, ठीक है ना। तो अब ये सब जो चीज़ है जैसे लेदर हो गया दोस्तों, परफ्यूम हो गया, वो सब खत्म हो गया क्योंकि वो पेरिसेबल है। लेकिन चांदी जो है वो अभी भी मतलब मिलता है वहाँ पे, साइट पे मिला है ना। बाकी चीज़ जो था पत्थर वत्थर हो सकता है वो पेरिस्ट हो गया। तो पता क्या चलता है, देखो भले ही हम लोग हड़प्पन स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाए, लेकिन मेसोपोटामिया का स्क्रिप्ट तो पढ़ा गया है कि वो लोग का क्या बात कहना चाहते थे। इजिप्ट का तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वहाँ के थ्रू पता चलता है कि भाई ये चीज़ जो है हमको हड़प्पा से आता था और यहाँ से ये चीज़ हड़प्पा को जाता था। तो इस तरह से हड़प्पा सिविलाइजेशन जो आपस में ही ट्रेड नहीं करते थे, जहाँ पे हड़प्पा जैसे यहाँ पे था, वो आपस में इंडिया में नहीं हो रहा, बल्कि इंडिया से व्यापार बाहर, इंडिया से सामान जो है हड़प्पा से बाहर जाता था। इंडिया मतलब पाकिस्तान को जोड़ के बात करें तो, और बाकी बाहर का सामान आपको इधर आपा हड़प्पा में आता था, ठीक है। और जो भी व्यापार होता था उसके लिए कोई सिक्का नहीं था कि कॉइन से या कोई करेंसी से हो रहा है, बल्कि जो सिस्टम था वो बाटर सिस्टम था, बाटर सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज, ठीक है। कि यहाँ मान लीजिए हड़प्पा के पास कोई सामान है, मान लीजिए यहाँ पे हड़प्पा ने बनाया, मान लीजिए ईंट ईंट बनाया, ठीक है। और मेसोपोटामिया में है चांदी, सिल्वर, तो ईंट दे देगा हम मेसोपोटामिया को और सिल्वर ले आएगा, मतलब एक्सचेंज हो जाएगा। कोई बीच में मनी का प्रयोग नहीं किया जाता था, मेटालिक मनी का प्रयोग जो है, धातु की मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि जो है आपका बाटर सिस्टम का प्रयोग हमारा किया जाता था। जो भी व्यापार अगर हड़प्पा से अगर इधर होना है इंडिया के अंदर, तो उसके लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था, बुलॉक कार्ट का। और अगर व्यापार अगर इंडिया से बाहर करना है और समुद्र बीच में पड़ता था, तो उनके पास जो है बोट भी हुआ करता था। बोट सोचिए कितना एडवांस लोग वो थे, ठीक है। और कोई भी सामान को छेड़-छाड़ ना करे, यानी कि कोई बीच में निकाल ले, मिक्स कर दे कोई सामान, इसके लिए हर बोरा पे, हर पैकेट पे एक मोहर मार दिया जाता था, ठीक है? सील मार दिया जाता था। जैसे मिट्टी, जैसे ये हड़प्पा मान लो सामान पैक कर दिए, पैक करने के बाद इसका जो ये है बॉक्स है, यहाँ पे मिट्टी रख दिया जाता था और एक मोहर से यहाँ पे मार दिया जाता था। तो जैसे मिट्टी सूखता था, मोहर का उसपे छाप हो जाता था, और कोई उसको अगर खोलेगा तो मोहर टूट जाएगा, तो इसका मतलब पता चल जाएगा कि वो चीज़ कोई छेड़छाड़ किया है, ठीक है। तो हर व्यापारी का अपना-अपना एक सील होता था, एक मुहर होता था। और जो सील होता है दोस्तों, ठीक है, और जो सील होता है तो दोस्तों हर मर्चेंट का अपना अलग-अलग होता था, ठीक है। सील में अलग-अलग मुहर होता था, जनरली जो उसमें चिन्ह होता था वो धर्म से जुड़े हुए थे, जैसे स्वास्तिक उसमें लिखा हुआ है, या फिर आपका जो शिवा का सिंबल होता था, वो कोई रिलीजियस सिंबल से जनरली जुड़ा होता था। और सील जिस मटेरियल से बना होता था आप अपने नोट्स में देखिए, वो होता था अस्टिएटाइट, अस्टिएटाइट से बना होता था। सील का जो शेप होता था वो स्क्वायर होता था या कोई और भी होता था। उसमें जो जानवर होते थे सील में जनरली आपको मिलेगा, ज़्यादा कॉमन जो है वो बुल होता था, ठीक है, सांड, बैल या फिर फिश मछली, ये दोनों ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। घोड़ा जो था वो सील में नहीं होता था, ठीक है। सील कहीं मारने से ये होता था सील का काम, एक तो ये होता था सील का प्रयोग लोग उसमें भी करते थे, एक तो मेन प्रयोग होता था आपको उसमें ये दिखाने के लिए कि ये सामान मेरा है, तो उसमें मेरा मोहर है, तो मेरा सील मेरा वो हो गया, ठीक है। दूसरा सील का प्रयोग होता था, वो लोग ताबीज़ बना के भी प्रयोग करते थे, ठीक है, जादू टोना से बचने के लिए, ठीक है। हड़प्पा का जो सील है वो हमको विदेश में भी मिला हुआ है, जैसे सूसा में मिला है और उर में मिला हुआ है। तो जो सूसा है वो कहाँ है, पर्सिया में मतलब ईरान में, और उर जो है वो मेसोपोटामिया का था, इराक में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि सूसा उर में भी मिला हुआ है। सूसा कहाँ है, ईरान, पर्शियन गल्फ में, पर्सिया में मतलब ईरान में, और उर जो है वो मेसोपोटामिया, इराक में। इसके अलावा मेसोपोटामिया में एक और जगह है निप्पूर, NIPPUR, तो ये भी सील आपको मिला हुआ है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आपको पता है प्रीलिम्स के एग्जाम में फैक्चुअल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, खासकर हिस्ट्री में, ठीक है। ये इसलिए नोट्स आप में आपको ये सब कॉम्प्रिहेंसिव तरीका से दिया हुआ है। ये सब आपको आप अलग-अलग बुक्स में खोजेंगे तो मिलेगा, लेकिन उसको कंपाइल करके एक नोट्स में पिरोना, ठीक है, वो हम आपको दे रहे हैं। तो पूरा नोट्स जो है पूरा इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट फॉर 99 रुपीज़ है, आप इसको खरीदिए, पढ़िए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, एग्जाम निकालने में मदद काफ़ी रहेगा ये, ठीक है, और आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके अलावा पर्शियन गल्फ जो है, फारस की खाड़ी, वहाँ पे कुछ स्थल है, ठीक है, जैसे फाइलेका, फाइलका
और बहरीन तो आपको पता है, जिस बहरीन को क्या बोलते थे बताइए, दिलमन, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा मेसोपोटामिया का भी सील हमको मोहनजोदड़ो में मिला है। मेसोपोटामिया का जो सील होता था उसमें 3 सिलेंडर होता था, सील में 3 सिलिंड्रिकल सील होता था, है ना, याद रखिए। जो आपका हड़प्पा का सील है ज़्यादा वो स्क्वायर या राउंड शेप का होता था, रेक्टेंगुलर टाइप का, लेकिन आपको सिलिंड्रिकल नहीं होता था। सिलिंड्रिकल जो सील होता था वो मेसोपोटामिया का होता था, ठीक है। चलिए, उसी तरह से अगर लोथल के बारे में बात करेंगे तो लोथल में आपको डॉकयार्ड मिला है, ठीक है। वहाँ पे जहाज आके जो है लोथल में रुकता था। नोट्स भी दोस्तों साथ साथ आप पढ़ते रहें, ठीक है, तब ज़्यादा अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। नोट्स का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टील ज़्यादा जो होता था वो स्क्वायर होता था और रेक्टेंगुलर होता था, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो जो आपका मनका बनाने का कारखाना हमको मिला है चनहुदड़ो ये सब के आसपास, लोथल में भी मिला हुआ है, लोथल में डॉकयार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है। और यहाँ से सामान एक्सपोर्ट होता था चनहुदड़ो से, लोथल से। इसके अलावा हमें पोर्ट भी मिला है, बंदरगाह भी मिला है, जैसे रंगपुर में जो समुद्री बंदरगाह है, तो रंगपुर में मिला हुआ है सी पोर्ट, सोमनाथ में मिला हुआ है और बालाकोट में मिला हुआ है। जो वजन ये सब नापा जो ऊपर जाता था, बाट और माप अगर देखें, वेट एंड मेजर, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्डाइज था, और वो यूनिट में जो था 1, 2, 8, 16, 32 और 64 इस तरह से वो नापा जाता था, कि 1 किलो, या जो किलो नहीं बोलेंगे, 1 यूनिट का, 2 यूनिट का, 8 यूनिट का, इस तरह से होता था, ये आपको ध्यान रखना है। और 160 का भी होता था, 160, 320, 640, उसके बाद 1280, ठीक है। और 1280 नहीं, इसको है, ये है 640 हो गया, उसके बाद 600, ठीक है, और 3200, इस तरह का जो है यूनिट के हिसाब से मेजरमेंट भी होता था। जो वेट एंड मेजर बनते थे, मतलब जो बटखारा बनता था नाप चीज़ों को तौलने के लिए, चीज़ों को मेजर करने के लिए, वो बनता था चट से बना हुआ होता था, या फिर वो लाइम स्टोन से बना हुआ होता था, या फिर वो स्टेटाइट से बना हुआ होता था। ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम उसका आकार देखेंगे बाट का, बटखारा का, वेट एंड मेजर का, तो उसका जो शेप होता था वो क्यूबिकल होता था, क्यूबिकल, जिसको हम लोग बोलते थे घनाकार। घनाकार जो है उसका आकार होता था, किसका, वेट एंड मेजर का। याद रहेगा, एकदम याद रहेगा, एकदम अच्छे से चीज़ों को समझते हुए चलना है। उसी तरह से अगर हम लेंथ के हिसाब से देखें कि चीज़ों को नापने के लिए, लंबाई के नापने के लिए क्या किया जाता था, तो फुट का प्रयोग किया जाता था दोस्तों, फुट का। जनरली फुट जो होता था वो 37.6 सेंटीमीटर के बराबर होता था, और क्यूबिट का प्रयोग किया जाता था, जो आपका 58 1.8 से लेके लगभग, ये मेजरमेंट याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है, लेंथ के लिए भी कुछ कुछ मेजर जो है वो किया जाता था। हमें जो है सेल मिला है, सेल का, सेल आप एक पत्थर होता है, उसका एक स्केल मिला है, उसका एक पैमाना मिला है मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो में हमें सेल का एक स्केल मिला हुआ है, जो सेल से बना हुआ था। उसी तरह से इसके अलावा हाथी के दांत का भी जो है हमको मिला हुआ है पैमाना, स्केल कहाँ पे मिला है, लोथल में। तो ये सब आपको याद रखना है। अच्छा, अगर हम बात करें कि हड़प्पा के लोग जो है क्या क्या इंपोर्ट करते थे, बाहर से चीज़ों का आयात करते थे, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे हड़प्पा के लोग गोल्ड मंगाते थे, कहाँ से लेते थे वो, अफगानिस्तान से, ठीक है, ईरान से, ठीक है, और साउथ इंडिया के कोलार, जो कोलार गोल्ड माइन है कर्नाटक में, वहाँ से हम लोग को गोल्ड आता था हड़प्पा के में, ठीक है। उसके बाद कॉपर का बात करेंगे तो राजस्थान का जो खेतड़ी है, ठीक है, खेतड़ी, वहाँ से हम लोग कॉपर मंगाते थे। इसके अलावा ओमान से और बलूचिस्तान से, ये सब आपके नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। उसके अलावा टीन का बात करेंगे, जिसका सिंबल एसएन होता है, तो वो अफगानिस्तान से और ईरान से मंगाते थे। इसके अलावा एक पत्थर होता है, उसका नाम है लैपिस लजूली, ठीक है, लैपिस लजूली, ये एक पत्थर है, ठीक है, इसको मंगाते थे अफगानिस्तान के सोरतुघई से। तो सोरतुघई एक जगह है हड़प्पन साइड, ठीक है, वहाँ से आता था, ठीक है। उसी तरह से जेड है, जेड भी एक पत्थर होता है, ठीक है, जिससे ज्वेलरी बनता है, तो वो आता है सेंट्रल एशिया के से, सेंट्रल एशिया से जो पामीर का प्लेटू है, वहाँ से आता था हड़प्पा में। उसी तरह से टर्कोआइज है, स्पेलिंग देखिएगा, और आप देखिएगा वो है ना, आप नोट्स पढ़िएगा साथ में, TURQUOISE, ठीक है, तो वो भी आता था सेंट्रल एशिया के खुरासन से, खुरासन से। नोट्स दोस्तों साथ साथ देखते रहेंगे, ठीक है। उसी तरह से अस्टिएटाइट एक पत्थर था, जिससे सील वील ये सब बनता था, वेट एंड मेजर बनता था, ठीक है, वो आता था आपका ईरान से। ईरान का एक जगह है जिसका नाम है तापी छाया, क्या नाम है, तापी, TAP है, तापी चाहिया, ठीक है, वहाँ से आता था अस्टिएटाइट, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान से भी आता था, राजस्थान से भी आता था, राजस्थान से भी आता था, ठीक है। नेक्स्ट है बिटुमिन। बिटुमिन एक तरह का कोयला आप समझ लीजिए,
तो वो कहाँ से दोस्तों आता था, बलूचिस्तान से। और बलूचिस्तान कहाँ पे है, ईरान में है, सॉरी पाकिस्तान में है बलूचिस्तान, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और मेसोपोटामिया से आता था जो आपका इराक में है, ठीक है। तो बिटवीन आता था, ये आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान होना चाहिए। लीड का बात करेंगे जिसको हम लोग सीसा बोलते हैं, तो ये आता था आपका साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से सीसा आता था हड़प्पा में, ठीक है। उसी तरह से चांदी का बात करेंगे जिसका सिंबल एजी होता है, सिल्वर, ठीक है, अर्जेंटम होता है, तो वो आता था राजस्थान के जावर माइन से। कहाँ के से, राजस्थान के जावर माइन से। और मेसोपोटामिया से आता था, मेसोपोटामिया से। नोट्स साथ साथ दोस्तों आप देखते रहिएगा, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स में सारा चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। बस आपको नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। अगर हम हड़प्पा का रिलीजन देखेंगे, हड़प्पा का रिलीजन के बारे में कि रिलीजन उस तरह का हड़प्पा में कैसा था, तो सिंपल था, वो जो है सेक्युलर रिलीजन था। सेक्युलर था क्योंकि वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था, ठीक है। वो नेचर का वर्शिप करते थे, ठीक है। कोई भी हमको मंदिर नहीं देखने को मिलता है, नेचर का वो लोग वर्शिप करते थे, कर्म कांड को वो सब मानते थे, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो में जो ग्रेट बात है, बृहद स्नानागार जो मोहनजोदड़ो में मिला है, कोई बोलते हैं इसको कि वो धार्मिक पर्पस के लिए यूज किया जाता होगा इस तरह से, लेकिन डायरेक्टली कोई लिंक हमको नहीं मिला हुआ है, ठीक है। और जो धर्म वो लोग पूजा करते थे उसका नाम था एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब होता है नेचर वर्शिप, प्रकृति का पूजा वो करते थे, कोई देवी देवता का पूजा हमारा वो नहीं करते थे। हालाँकि प्रोटो शिवा का मिला हुआ है, लेकिन वो देव जो देवता थे वो शिव भगवान नहीं थे, ठीक है ना। वो पशुओं के देवता के रूप में उसको पूजा किया गया, मतलब नेचर के रूप में, ठीक है। लेकिन हाँ, उनको बोला जा सकता है कि बाद में वही जाके आगे शिव जो है महादेव का रूप लिए, ठीक है। लेकिन धर्म जो था हड़प्पा में वो सेक्युलर था, धर्मनिरपेक्ष था। वो नेचर का, वर्शिप का, पत्थर का, प्रकृति का, हवा का, पानी का, उसका पूजा वो करते थे। साथ ही साथ वो जो है अच्छाई में बुराई में मानते थे, और जादू टोना में मानते थे, इसलिए वो ताबीज़ भी पहनते थे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्यूलेट्स, वो पहनते थे, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, मोहनजोदड़ो में उनको ग्रेट बात बृहद स्नानागार भी मिला है। तो जो बृहद स्नानागार है उसका गहराई जो है 2.43 लगभग किलोमीटर, 2.3 मीटर है, 2.43 मीटर, वो सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और इसका 11.8 मीटर वो गहरा है, मतलब लंबाई है 7.01 मीटर वो चौड़ा है, और उसका गहराई जो है 2.43 मीटर है, ठीक है। और वहाँ पे छोटा-छोटा जैसे बृहद स्नानागार हो गया, दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ी बना हुआ है इसमें, और साइड-साइड में रूम भी है कपड़ा-वपड़ा चेंज-वेंज करने के लिए, ठीक है, राइट। और जो बना हुआ है बृहद स्नानागार वो किससे बना हुआ है, तो याद रखिए ईंट ईंट से बना हुआ है, ठीक है, ब्रिक से बना हुआ है, और बर्न्ट ब्रिक से, पका हुआ ईंट से वो बना हुआ है, ठीक है, पत्थर से बना हुआ नहीं है, ठीक है ना। और पानी का निकासी के लिए नाली-वाली भी उसमें दिया गया है, ठीक है, समझ में आया? तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हड़प्पा के लोग मूर्ति पूजा तो करते ही थे, इसे हमको देखने को भी मिलता है पशुपति महादेव प्रोटोशिवा का, जो योगिक पोस्चर में है, ठीक है। और मदर गॉडेस का भी मिलता है। अगर प्रोटोशिवा की बात करेंगे, ठीक है ना, प्रोटोशिवा का, तो जनरली आपको मोहनजोदड़ो में के आसपास वो मिला हुआ, और भी बहुत जगह मिला हुआ है, ठीक है। लोथल में भी मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है। और उसके अगल-बगल जो हाथी जानवर है उसका नाम आपको याद होना चाहिए, कि जो एक सील मिला हुआ है, सील, ठीक है। और उस सील में दिखाया गया है कि प्रोटोशिवा को योग की मुद्रा में दिखाया गया है। प्रोटो मतलब होता है पुराना, आदिम शिव हम बोल सकते हैं उसको। और जो जानवर है वो, एक जानवर को पूछ सकता है आपसे, एलिफेंट है, टाइगर है, राइनो है, बफेलो है और डियर है, ठीक है। हाथी है, ठीक है, बाघ है, गैंडा है, भैंस है और हिरन है। तो ये 5 जानवर जो है वो शिव के चारों ओर, प्रोटोशिवा के चारों ओर पशुपति सील में दिखाया गया है। मतलब ये जानवर दिखाया गया, इसका मतलब जो यहाँ पे फोटो है, मूर्ति है, या फिर जो इमेज बनाया गया है शिवा का, वो पशुओं के देवता है, इसलिए उनको पशुपति भी आगे कहा गया जाके, है ना। एनिमल का भी वर्शिप किया जाता था। अगर, ठीक है, इसके अलावा हवन कुंड, अग्नि कुंड भी मिला हुआ है, अग्नि कुंड, तो ऐसा माना जाए तो वहाँ पे अग्नि वग्नि होता होगा, है ना, क्या उसको बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे अग्नि कुंड में लोग जो है अपना आहुति देते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे। तो कालीबंगन में और लोथल में, कालीबंगन जो है वो कहाँ है, आपका राजस्थान में, और लोथल कहाँ है, गुजरात में। तो यहाँ पे आपको जो है मिला हुआ है अग्नि कुंड, ठीक है, फायर अल्टार जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अच्छा, अगर बरियल बात करें कैसे वो दफनाते थे, तो 3 तरह से दफनाते थे। एक वो कंप्लीट बरियल, आदमी मरा और पूरा जिंदा दफना दिए, ठीक है, मतलब मरने के बाद पूरा शरीर को दफना दिए। दूसरा होता था फ्रैक्शनल बरियल, जिसमें जो है शरीर को, जिसमें जो है फ्रैक्शनल बरियल में क्या होता था, शरीर को क्या करते थे, टुकड़ों-टुकड़ों में बाँट के वो दफनाते थे। और तीसरा जो होता था, वो होता था कि शरीर को ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, लोग उसको मतलब कीड़ा-मकोड़ा उसको खाते थे, पक्षी-वक्षी, और फिर जो बचा फिर उसको जो है वो दफना देते थे। तो इस तरह से 3 टाइप का बरियल हमारा होता था, ठीक है। तो एक तो होता था कि
दफना दिए। दूसरा हो गया कि फ्रैक्शनल बरियल, जिसमें क्या किया गया, शरीर को मरने के बाद छोड़ दिया गया, उसको जानवर खाएँ, कीड़ा मकोड़ा पक्षी खाया और फिर जो लास्ट में बचा उसको दफना दिया, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल बरियल, टुकड़ों-टुकड़ों में बरियल हो गया। और तीसरा बरियल हो गया क्रीमेशन फॉलोड बाय बरियल ऑफ एशेज़, जो उसका आदमी मरा उसको हम लोग जलाएँ, जलाने के बाद जो उसका ऐश बना, ठीक है, जो उसका राख बना उसको दफना दिया, तो उसको बोलते हैं क्रीमेशन फॉलोड बाय बरियल ऑफ एशेज़। तो इस तरह से होता था। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है। तो हड़प्पा में कॉफ़िन भी देखने को मिलता है, ताबूत में लोगों को दफनाया जाता था। कालीबंगन में छोटा-छोटा गड्ढा करके दिखाया गया है, उसमें लोग दफनाते थे। मतलब बड़ा-बड़ा, छोटा-छोटा गड्ढा होता था और उस गड्ढे में बर्तन होता था और उस बर्तन में लोग को दफना दिया जाता था। तो ये सब कैसे दफनाते, क्या दफनाते, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा बलि का भी, जानवर की पशु बलि का भी साक्ष्य हमको देखने को मिला हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और कालीबंगन में ही और हड़प्पा में ही ऐसा दिखाया गया है कि आदमी जो है पशु को खींच रहा है एक तरफ से और दूसरे तरफ से कोई उसको काट रहा है। मतलब पशु बलि का भी साक्ष्य हमको हड़प्पा में और कालीबंगन में देखने को मिलता है। इसके अलावा सुरकोटडा एक जगह है, सुरकोटडा में हमको घोड़ा का हड्डी टाइप का मिला हुआ है, थोड़ा सा लगता है कि घोड़ा के लोग बारे में नॉलेज होगा, लेकिन कंफर्म नहीं था, नहीं है। ठीक है, रोपड़ में एक कुत्ता को आदमी के साथ दफनाया गया है। लोथल में आदमी को और औरत को, दोनों को साथ में दफनाया गया है। तो इस तरह से, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हड़प्पा का जो समय था वो लगभग 1900 बीसी तक आते-आते धीरे-धीरे वो डिक्लाइन होना चालू हुआ था। कोई एक कारण नहीं था कि क्यों जो है वो डिक्लाइन हुआ। अलग-अलग स्कॉलर्स जो थे वो बोलते हैं कि अलग-अलग कारणों के कारण हुआ। कोई एक यूनिफ़ॉर्म या यूनानिमस, मतलब एक स्वर में नहीं बोले। कोई जैसे अगर हम देखें कि मेन जो हो सकता है हड़प्पा के डिक्लाइन होने का, तो एक तो होता है आर्य लोग का आक्रमण हुआ था, आर्यन इन्वेजन। दूसरा हो सकता है कि वहाँ पे सूखा हो गया होगा, तो लोग जो है वहाँ से चले गए कहीं और, या फिर खत्म हो गए, या वहाँ बाढ़ आ गई होगी, ठीक है, या फिर जो घग्गर नदी है वो सूख गई होगी, ठीक है, या फिर और भी कोई कारण हो सकता है, कोई यूनिफॉर्म कारण नहीं है, ठीक है। अर्थक्वेक आ सकता है, नेचुरल कैलेमिटी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा सभ्यता जो है वो किसी एक कारण से खत्म नहीं हुआ होगा, बहुत सारे मल्टीपल कारण हुए होंगे और एक समय में भी नहीं हुआ होगा। अब हम लोग कुछ हड़प्पा के जो शहर हैं मेन उसके बारे में एक-एक करके देख लेते हैं। आप अपना नोट्स खोलिए, ठीक है? इंग्लिश मीडियम वाले पेज नंबर 27 को देखें, ठीक है? और हिंदी मीडियम वाले जो है वो पेज नंबर आप जो है 1 मिनट रुकिए, ठीक है? आप खोलिए दोस्तों पेज नंबर, हिंदी मीडियम वाले, ठीक है? हिंदी मीडियम वाले भी पेज नंबर आप 25 को देखिए, ठीक है? और हम जो बता रहे हैं उसको आप अपने नोट्स में देखिए, ठीक है। चलिए, तो पहला है हमारे पास हड़प्पा का साइट। तो हड़प्पा जो जगह है दोस्तों वो कहाँ है, पाकिस्तान के पंजाब में है, रावी नदी के किनारे है। इसको जो खोज करता है, जो खुदाई किए थे, उनका नाम दयाराम साहनी था 1921 में, और वत्स एक व्यक्ति थे 1940 में किया। यहाँ पे आपको ग्रेनरी मिलेगा, अन्नागार मिलेगा, कॉफिन में बरियल मतलब ताबूत में दफनाया हुआ चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे डांसिंग गर्ल भी मिली हुई है पत्थर का, ठीक है ना, लाल कलर के पत्थर का, रेड स्टोन का, और एक मेल का भी आपको पत्थर का मूर्ति मिला हुआ है, ठीक है, तो याद रखिएगा। डांसिंग गर्ल जो ब्रॉन्ज का है, कांसे का, वो हड़प्पा में मिला है, और पत्थर का कहाँ मिला है, मतलब ब्रॉन्ज का कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में, और पत्थर का कहाँ मिला है, हड़प्पा में। और किस पत्थर का था, रेड स्टोन, लाल पत्थर का। उसके बाद मोहनजोदड़ो का बात करेंगे तो ये पाकिस्तान के सिंध में है, सिंधु नदी के किनारे, इंडस नदी के किनारे। इसको जो खोज किए थे वो है आर.डी. बनर्जी 1922 में थे, मार्शल थे 1931 में, काशीनाथ दीक्षित थे, और जॉन मार्शल जो थे, और ई मैके भी थे, ठीक है। यहाँ पे पता चलता है मेसोपोटामिया, मोहनजोदड़ो में बहुत सारा सील मिला हुआ है, ठीक है, उससे पता चलता है इनका व्यापार जो है मेसोपोटामिया, इराक के साथ होता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रेट बाथ मिला है, ठीक है, जिसको बृहद स्नानागार बोलते हैं। यहाँ पे आपको ग्रेनरी भी मिला हुआ है। यहाँ पे आपको पादरी का मूर्ति मिला हुआ है जो कपड़ा पहने हुए है, ब्रॉन्ज का डांसी गर्ल मिला है, और यहाँ पे घोड़े का भी थोड़ा सा साक्ष्य देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे पशुपति का भी सील मिला है, मदर गॉडेस का सील, बियर्डेड प्रिस्ट का भी, सुअर का, फिर आपको यहाँ पे चूड़ी मिला हुआ है, वो कहाँ पे है, मोहन जोदड़ो में, ठीक है। तीसरा अगर हम देखें लोथल, तो लोथल जो है आपका कहाँ पे है, ये गुजरात में है, ठीक है। और भोगावा नदी और साबरमती नदी यहाँ पे मिलता है, उस पे है। एसआर राव ने इसको खोज किया था। यहाँ पे डॉकयार्ड है, गोदी है, ठीक है, यहाँ से व्यापार होता था, यहाँ पे मोती बनाने का फैक्ट्री है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लोथल शहर जो था
वो 6 सेक्टर में बटा हुआ था। यहाँ पे चावल का, धान का भी साक्ष्य आपको देखने को मिलता है। पंचतंत्र का जो लोमड़ी है उसका भी आपको पेंटिंग यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे डबल बरियल 2 बार यहाँ पे दफनाया जाता था। ठीक है, यहाँ पे भी मेसोपोटामिया का सील मिला हुआ है, यहाँ पे हाथी दांत का सील मिला हुआ है, यहाँ पे जहाज का एक मतलब मिट्टी का मूर्ति मतलब फोटो टाइप का मिला हुआ है। तो ये है लोथल में। ठीक है, याद रखेंगे। फिर काली जो बंगन है वो राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, यहाँ पे जुता हुआ खेत प्लॉट फील्ड मिला हुआ है, अग्निकुंड यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। कहाँ पे? काली बंगन में। ठीक है, यहाँ पे ड्रेनेज व्यवस्था यहाँ पे अच्छा नहीं था, और ये इसको प्री हड़प्पा के समय में हम लोग बोल सकते हैं। छनहोदड़ो जो है वो आपका पाकिस्तान में है, सिंध में है, सिंधु नदी के किनारे। एनजी मजूमदार ने, ई मैके ने खोज इसको किया था। मोती बनाने का यहाँ पे फैक्ट्री है। ये ऐसा एकमात्र हड़प्पा का जगह है जो इसमें सीटाडेल नहीं है। तो सीटाडेल नहीं है, कहाँ पे नहीं है? तो चनहुदड़ो जो जगह है वहाँ पे कोई भी सीटाडेल नहीं है, मतलब वहाँ पे सिर्फ कॉमन मैन के रहने के लिए लोअर टाउन है। ठीक है, कोई यहाँ पे फोर्टिफिकेशन नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको मानव बलि का, ह्यूमन सेक्रीफाइस का भी साक्ष्य देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे एक रथ मिला हुआ है जो ब्रॉन्ज का है, कांसा का है। फिर रंगपुर का बात करेंगे तो रंगपुर जो है वो आपका गुजरात के लोथल के पास है। यहाँ पे आपको जुता हुआ खेत, चावल का ये सब दाना वाना ये सब मिला हुआ है। ठीक है, इसको खोज जो किए थे वो वत्स किए थे, और भादर नदी के किनारे है, भाडर नदी के किनारे है। फिर अगर बनवाली का बात करेंगे, बनावाली का, तो बनावाली जो है वो आपका हरियाणा में है। ठीक है, रंगोई नदी के किनारे है। 20 व्यक्ति इसको खोजे थे। ठीक है, और बारले भी यहाँ जौ मिला हुआ है, सिरामिक और ये सब मिला हुआ है, जुता हुआ खेत मिला हुआ है। और तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आलमगीरपुर जो है वो यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। वाई डी शर्मा इसको खोजे थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर है कोट दीजी। तो कोट दीजी भी जो है वो भी हड़प्पा का साइट है। ये आपको पाकिस्तान के सिंध में है, सिंधु नदी के किनारे, इंडस नदी के किनारे। ठीक है, और यहाँ पे जो घर बना हुआ है वो स्टोन का बना हुआ है, पत्थर का बना हुआ है। फिर है आमरी। आमरी भी जो है वो भी पाकिस्तान है, सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको ये लेटर हड़प्पा मतलब पाश्चात्य हड़प्पा का यह जगह है। और यहाँ पे राइनो, गेंडा का आपको हड्डी वड्डी मिला हुआ है। और झूकर कल्चर जो है दोस्तों वो लेटर हड़प्पा में एक संस्कृति डेवलप हुआ, लेटर हड़प्पा में, जिसको झूकर कल्चर हम लोग बोलते हैं। वो यहाँ पे अमरी में देखने को मिलता है जो पाकिस्तान में है। यहाँ भी फायर अल्टार, अग्निकुंड मिला है, हवन कुंड मिला हुआ है। फिर है रोपड़। रोपड़ को रूपनगर भी बोला जाता है। आपको रूपनगर दे दिएगा एग्जाम में, या रोपड़ देगा, नोट्स देखते रहिए, नोट्स में सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पंजाब के सिंध में सतलुज नदी के किनारे है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे कुत्ता के साथ आदमी को भी दफनाया जाता था। फिर है सुरकोतडा। ठीक है, क्या है? सुरकोतडा, SURKOTADA, सुरकोतडा। यहाँ पे घोड़े का हड्डी का साक्ष्य देखने को मिलता है। ठीक है, साबरमती नदी के किनारे है, गुजरात में है ये। फिर सुतकांगे डोर है, सुतकांगे डोर सुतकांगे डोर जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दस्त नदी की या दशक नदी के किनारे है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है धोलावीरा। धोलावीरा धोलावीरा एकमात्र शहर है जो 3 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। ये आपको लूनी नदी के किनारे है, गुजरात के कच्छ में आपका ये है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको पानी का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा अच्छा सा। ठीक है, फिर है राखी गढ़ी और भीराना। ठीक है, राखी गढ़ी और भीराना राखी गढ़ी और भीराना जो है वो कहाँ पे? हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद और सबसे बड़ा जो जगह है हड़प्पा का वो कौन सा है? राखी गढ़ी और भीराना है। ठीक है, राखी गढ़ी है मेनली, राखी गढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पा का जगह है पूरे विश्व में। सबसे बड़ा हड़प्पा का जो जगह है वो कौन है? राखी गढ़ी। अगर भीराना की बात करेंगे तो ये भी हरियाणा में है। ठीक है, और यहाँ भी आपको ब्रॉन्ज का डांसिंग गर्ल मिला हुआ है, जिस तरह से मोहनजोदड़ो का मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, याद हो गया? चलिए, उसके बाद अब हम देख लेते हैं, जैसे हमने शुरू में बताया था कि हड़प्पा में और जो हमारा मेसोपोटामियन या इजिप्शियन सिविलाइजेशन में क्या अंतर है, वो आपको दिया हुआ है। इंग्लिश वाले देखिए पेज नंबर 30 में, और हिंदी वाले देखिए पेज नंबर 25 में। अंतर हड़प्पा बनाम मिस्र, मिस्र आपका मेसोपोटामियन का,
दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में। तो मैंने बताया था कि जो हड़प्पा है, ध्यान से सुनिए, आपको याद हो जाएगा, नोट्स के साथ साथ देखते रहिए। ये जो हड़प्पा का जगह है वहाँ पे वो पूरी तरह से प्लान्ड था, नाली वाली, ठीक है, शहर पूरा प्लान था। घर जो होते थे रेक्टेंगुलर होते थे, ईंट से बना हुआ था, वो भी बर्न्ट ब्रिक से, पकाया हुआ ईंट से। पॉटरी का पूरा डेवलपमेंट था, सील का डेवलपमेंट था। इनका अपना जो है स्क्रिप्ट है, जो मेसोपोटामिया और इजिप्ट से डिफरेंट है, ठीक है। मैक्सिमम जो सील होता था उस पर कोई स्क्रिप्ट होता था, ठीक है ना। और बड़े एरिया में ये फैला हुआ था हड़प्पा में। उनको चावल उगाना और हाथी भी वो को भी वो पालतू के रूप में पालते थे। वहीं इजिप्ट और मेसोपोटामिया की बात करेंगे तो यहाँ पे टाउन का डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हुआ था, अनऑर्गेनाइज डेवलपमेंट हुआ था। और ठीक है, कोई प्लानिंग नहीं था, कोई आपका यूनिक उनका स्क्रिप्ट नहीं था, स्क्रिप्ट जो था वो कॉमन था, ठीक है। हड़प्पा का स्क्रिप्ट को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन मेसोपोटामिया का जो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है, मेसोपोटामिया का जो स्क्रिप्ट है उसका नाम है क्यूनिफॉर्म, ठीक है। ये स्क्रिप्ट को हम लोग पढ़ लिए हैं। उसी तरह से इजिप्ट का जो स्क्रिप्ट है उसका नाम है हेरोग्लाइफस, ग्लाइफिकस, ग्लिप्स, ठीक है। तो वो भी स्क्रिप्ट हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है, याद रहेगा। और ये छोटे एरिया में था, और यहाँ पे चावल और हाथी का लोग पालते थे, ऐसा साक्ष्य हम लोग को देखने को नहीं मिला है, वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा धीरे धीरे जब खत्म हुआ लेटर हड़प्पा में, तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे जो शहर, बड़ा बड़ा शहर था हड़प्पा का, वो डिक्लाइन हुआ। जो एग्रीकल्चर लोग करते थे, वो अब लोग ज़्यादा एग्रीकल्चर पे करने लगे। ट्रेड जो है वो कमज़ोर हो गया। जो होमोजिनिटी था, पूरा एक रूपता था, चाहे वो स्टैंडर्ड्स में, वेट एंड मेजर में, मापदंड में, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। अलग अलग क्षेत्र में रीजनल डाइवर्सिटी आ गए। और जो शहर का जो था कि उससे वहाँ पे सील मिलता था, क्राफ्ट होता था, अलग अलग व्यापारी लोग रहते थे, अलग अलग वहाँ पे पेशाकार के लोग होते थे, कलाकारी होता था, तो वो सब धीरे धीरे खत्म हो गया। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था वो खत्म हो गया, और धीरे धीरे चालकोलिथिक एज में वो कन्वर्ट हो गया, लेटर हड़प्पा, ठीक है। फिर भी कुछ कुछ एरिया जो था वो अपना अपने को बचा के रखा, और हड़प्पा में कंटिन्यू हुआ शामिल होने के लिए। जैसे दाइमाबाद है महाराष्ट्र का, बेट द्वारका है गुजरात का, नोट्स आप देखते रहें। और कुडवाला है, KUDWAL, कुडवाला चोलिस्तान में है ये, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर में चेंज हुआ, लोग डबल क्रॉपिंग करने लगे, साल में 2 बार खेती करने लगे। तो इस तरह से हुआ डेवलपमेंट, जिसको हम लोग सब इंडस कल्चर भी बोलते हैं। और मेनली ये चालकोलिथिक कल्चर था, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हड़प्पा के लोग क्या यूज करते थे, ब्लैक एंड रेड पोट्री करते थे। और चालकोलिथिक के वो लोग क्या करते थे, पेंटेड ग्रे वेयर, वो क्या करते थे, मिट्टी को धूप में नहीं पका देते, तो वो ग्रे कलर का होता था, धूसर कलर का, उस पर वो पेंट कर देते थे, ठीक है। बाद के हड़प्पा के काल में आपको जब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, तो उसमें आपको मानव का जो मूर्ति है वो सब देखने को नहीं मिलेगा। जो आपका पॉटरी भी होता था वो मोटा हो गया, उतना ज़्यादा मतलब फिनिशिंग नहीं हुआ हड़प्पा के जैसा। धीरे धीरे हड़प्पा जो है वो आपका खत्म हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो लेटर हड़प्पा जो है, पाश्चात्य हड़प्पा में या उत्तरोत्तर हड़प्पा में अगर हम देखें उच्च स्थल का, तो प्रभास पटन है सोमनाथ गुजरात में, रंगपुर है, स्वात वैली है, मंडा जम्मू कश्मीर में, संघोल पंजाब में है। नोट्स देखते रहिए, पेज नंबर 31 इंग्लिश मीडियम, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले पेज नंबर 26 में देखें, ठीक है। दौलतपुर है आपका जो है हरियाणा में, आलमगीरपुर यूपी में, हुलास यूपी में, ठीक है। और यूनेस्को ने भी इसको हड़प्पा को, धोलावीरा को जो है, धोलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। तो पहला जो साइट है हड़प्पा का जो इंक्लूड हुआ आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, वो है आपका धोलावीरा है और राखीगढ़ी है, ठीक है। ये आइकॉनिक डेस्टिनेशन भी है। राखीगढ़ी की बात करें तो ऑलरेडी हम इसके बारे में देख चुके हैं, ठीक है। तो हड़प्पा के लोग जो है वो पका हुआ ईंट का यूज करते थे, बर्न्ट ब्रिक का। और मेसोपोटामिया और इजिप्ट के लोग जो है वो कच्चा ईंट का प्रयोग हमारा करते थे, ठीक है। तो ये एक बार आप उसको देख लीजिए। हड़प्पा के लोगों को आयरन के बारे में नॉलेज नहीं था, ठीक है ना। फिर कोई भी मंदिर वंदिर हमको देखने को नहीं मिला है हड़प्पा में, ठीक है। फिर मेसोपोटामिया में भी कोई प्रिस्टली रूल नहीं था कि पंडित का रूल था, वो भी यहाँ पे नहीं था। लेकिन हड़प्पा में हमको थोड़ा पंडित वंडित का देखने को, प्रिस्ट का देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर है, एक बार उसको नोट्स को आप देख लीजिएगा, ठीक है। सोरतुघाई जो था वो अफगानिस्तान पाकिस्तान में है, जो हड़प्पा का एक जगह है, ठीक है। चलिए, इस तरह से हड़प्पा के बारे में डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया। अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे दोस्तों, अन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से वो जुड़े हुए थे। उन्होंने हड़प्पा सील को उन्होंने भी पढ़ने में, देखने में मतलब नोटिस किया था। पढ़ तो नहीं पाए कोई भी अभी तक, लेकिन नोटिस किया, देखा कि भाई ये हड़प्पा का है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा के लोग लोहा ये सब के बारे में नॉलेज नहीं था। अब आइए आप पेज नंबर 31 में इंग्लिश मीडियम का, जिसमें हम लोग वैदिक एज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले पेज नंबर 27 में देखें, जिसमें हम लोग वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने
जो लिथिक एज था, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इसके अलावा चाल्कोलिथिक, ताम्र पाषाण काल के बारे में अच्छे से देख लिया। इसके बाद हम लोगों ने हड़प्पा के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। ठीक है, पूरा इसे बाहर जाने की जरूरत आपको नहीं है। सब चीज़ आप लोकेशन को अच्छे से ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या मिला है, कौन उसको खोज किया है, वो सब भी इंपॉर्टेंट है। कौन खोज किया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी जो वहाँ पे क्या मिला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है वैदिक एज के बारे में, वैदिक काल के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। वैदिक एज, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वैदिक काल। नोट्स आप देखते रहिए, पेज नंबर 27 हिंदी मीडियम, पेज नंबर 31 इंग्लिश मीडियम पर। ठीक है, चलिए तो हम बात करें वैदिक काल में, तो वैदिक एज जो है दोस्तों वो 1500 BC से लेके 500 BC तक रहा है। ठीक है, 500 BC तक रहा है, जिसमें से इसको दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं। शुरू वाले वैदिक काल को हम लोग ऋग्वैदिक काल बोलते हैं, ऋग्वैदिक एज। डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, जिसका टाइम पीरियड था 1500 BC से लेके 1000 BC तक। और बाद के काल को लेटर वैदिक बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड जो था वो आपका 1000 BC से लगभग 500 BC में था। ठीक है, तो यहीं पे जो आप देख रहे हैं कि 1000 BC के बाद नया काल लगभग शुरू हुआ लेटर वैदिक। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे आयरन का डिस्कवरी हो गया था। ठीक है, तो 1000 BC तक आते आते लोहा का खोज जो है हो गया था। तो उसके बाद जो है लोहा का खोज हो गया, तो हथियार जो है मजबूत बनने लगे, औजार मजबूत बनने लगे, तो खेत को बड़ा बड़ा खेत पॉसिबल हो गया, जंगल को काट काट के तो बड़े बड़े साम्राज्य डेवलप हुए, जो लेटर वैदिक में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में। तो हड़प्पा के काल के बाद जो है एक नया डेवलपमेंट हुआ, नया काल, जिसको वैदिक काल कहा गया। और ये जो काल है उसको हम लोग स्टडी करते हैं तो कैसे पता चलता है? तो जो वैदिक ग्रंथ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके आधार पे पता चलता है। ठीक है, हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, मतलब कुछ बिल्डिंग विल्डिंग है लेकिन बहुत कम है, सिक्का विक्का है लेकिन बहुत कम है। जिस तरह से हड़प्पा के वक्त तो बहुत बिल्डिंग बिल्डिंग है, मोहनजोदड़ो है में बहुत सारा चीज़ है, मूर्ति वूर्ति है, लेकिन ऋग्वेद में उतना हमको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये लोग जो यूज करते थे वो लकड़ी वकड़ी का यूज करते थे, और लकड़ी तो है ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। ठीक है ना, और कुछ धातु वातु का भी थे, लेकिन बाकी चीज़ हमको कैसे उनके बारे में पता चलता है? तो लिटरेचर से ज़्यादा पता चलता है, जो आपका वेद में लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में, तो उसको स्टडी करके वैदिक काल के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो वैदिक टेक्स्ट को लिखे हैं वो हैं कौन? इंडो आर्यन। ठीक है, इंडो आर्यन लोग थे। ठीक है, अगर इंडो आर्यन का बात करें तो इंडो आर्यन कोई लोग नहीं थे, बल्कि एक इंडो आर्यन एक भाषा है। ठीक है, जो आपका इंडो ईरान का एक पार्ट है, जो इंडो यूरोपियन भाषा है। तो इंडो यूरोपियन भाषा का एक परिवार है आपका इंडो ईरान, उसका एक पार्ट है इंडो आर्यन। तो इंडो आर्यन जो भाषा है उसको जो बोलते थे उन लोगों को कहा गया आर्यन। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो ऋग्वेद का रचना किए हैं उनको आर्य कहा गया। ठीक है, आर्य का मतलब होता है दोस्तों, ये संस्कृत के अर भाषा से, अर जो धातु है उससे बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कल्टीवेट करना, किसी चीज़ को उपजाना। ठीक है, तो लिटरली हम लोग इसका मतलब बोलेंगे तो आर्य का मतलब आप ऐसे समझिए, तो जो दयालु होता है, जो मतलब निकला। लेकिन संस्कृत में आर्यन का मतलब वो हो गया, बाद में फिर आ गया कि जो अच्छे परिवार से हैं, नोबल है कहलाया। ठीक है, तो आर्यन को लेके कहाँ वो थे, कहाँ से आए हैं, इसको लेके कोई कोई एक जो है थ्योरी नहीं है, बहुत सारे थ्योरी है। पेज नंबर 32 में देखिए आपको इंग्लिश मीडियम वाले नोट्स, और हिंदी वाले देखिए पेज नंबर 27 में देखिए राइट साइड में। तो पहला यूरोपियन प्रिंसिपल, तो यूरोपियन लोग ये बोलते थे, यूरोपियन थ्योरी ये बोलता था कि यूरोप से लोग वो लोग आए थे, यूरेशिया होते हुए वो लोग आए थे, और वो सेमी नोमैडिक थे, मतलब अर्ध खानाबदोश लोग थे, घुमंतु लोग थे, जो आए थे ईस्ट यूरोप से होते होते ब्लैक सी को क्रॉस करते 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 वो आए। ठीक है, और कैसे पता चलता है? क्योंकि आर्यन का जो भाषा है वो कहीं ना कहीं ग्रीक से, लैटिन भाषा से, जर्मन से, गोथिक भाषा से, सेल्टिक और संस्कृत से मेल जोल खाता है। ठीक है, तो वो हो गया यूरोपियन थ्योरी के अनुसार। जैसे संस्कृत में माँ को बोला जाता है मातृ, ठीक है, पिता को बोला जाता है पितृ। उसी तरह से लैटिन भाषा में संस्कृत को माँ को बोला जाता है मैटर, और पिता को पेटर, और उसी से फादर और मदर निकला। ठीक है, उसी तरह से टर्की भाषा में, टर्की का जो हिटाइट इंस्क्रिप्शन है, हिटाइट अभिलेख है, उसमें इनार शब्द लिखा हुआ है। इनार जो है वो इंद्र के लिए है, इंद्र में वेद लिखा है, और टर्की में जो है वो इनार लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से सूर्य और मरुतास जो है हमारा इंस्क्रिप्शन है मेसोपोटामिया का, कैसाइट का, उसमें सूर्य और मारुत लिखा हुआ है। ठीक है, सूर्य मारुत होता है, सूर्य देव और मारुत मतलब वायुदेव।
उसी तरह से मेसोपोटामिया के भी इंस्क्रिप्शन में सूर्यास और मरुतास लिखा हुआ है उस समय के समय का। इसका मतलब पता चलता है कि कहीं ना कहीं दोनों में, यूरोप के लोग में और इंडिया में जो आ रहे हैं उसमें लिंक है, मतलब वो वहीं से आए थे। इसको सपोर्ट किया सर विलियम जोन्स ने 1786 में। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये लोग गाइल से, जो हंगरी है, अस्कोरडे है, जो फ्रांस है, वहाँ से हमारा आए हैं। उसी तरह से एक व्यक्ति थे पी नेहरिंग, उन्होंने बोला रूस से आए हैं। एक व्यक्ति थे मोरंग, उन्होंने बोला वेस्ट साइबेरिया से। तो ये हो गया यूरोप का थ्योरी। दूसरा थ्योरी है वो ये बोलता है कि आर्यन लोग जो है वो सॉरी मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से आए थे। इसको जो सपोर्ट करता है, ठीक है, वो इस तरह से पता चलता है कि ईरान का जो एक ग्रंथ है अवेस्ता, जिस तरह हमारे यहाँ पे वेद है उसी तरह ईरान का एक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, जिसको बोलते हैं अवेस्ता। तो अवेस्ता में भी कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए हैं जिसका थोड़ा मोड़ा बोलने बोलने में हल्का अंतर जो है, लेकिन दोनों का मीनिंग वही है जो वेद में भी लिखा हुआ है। ठीक है, बस ये है कि जो ईरान के लोग थे वो एच के जगह एस बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे? एच के जगह एस। जैसे सिंधु, सप्त सिंधु था। सप्त सिंधु मतलब 7 सिंधु और उसकी सहायक जो 7 ट्रिब्यूटरी नदियां हैं, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज और सरस्वती। तो टोटल ये 6 हो गया, और सिंधु एक हो गया, 7, टोटल सप्त सिंधु। तो ये इसी से उभर के आया। एस को बोलते हैं वो लोग एच ट्रांसलेट, मतलब बोला गया, और सिंधु की जगह हिंदू हो गया। तो सिंधु नदी के आसपास जो लोग रहते थे उसको बोल दिया गया हिंदू। तो हिंदू बहुत पुराना चीज़ नहीं है, ठीक है, अगर आप देखिएगा तो। ठीक है, तो सिंधु से ही निकल के आया हिंदू, क्योंकि वो लोग एस को क्या बोलते थे? एस को जो है एच बोलते थे, उनका साउंड को एच बोलते थे। जैसे असुर को उन्होंने, उसी असुर से आया अहूर। ठीक है, जैसे सोम थे से आया होम, HOM में। ठीक है, दास से आया दहा। ठीक है, तो इस तरह से आया। इसको सपोर्ट किया मैक्स मुलर ने। तो मैक्स मुलर ने बोला कि वह सेंट्रल एशिया में जो यूज होता था एस, उसको अगर एच में वो लोग कन्वर्ट कर देंगे तो उसी से मेनली बहुत सारा लैंग्वेज, मतलब जो वर्ड हैं वो मेल जोल खाता है जो वेद में लिखा गया है, या फिर, ठीक है, इसका मतलब वो सेंट्रल एशिया से आए थे। इसको ऐसे बताने के लिए जो व्यक्ति थे वो, उनका नाम था मैक्स मूलर। फिर एक और व्यक्ति थे ई मेयर, और एक और व्यक्ति थे उनका नाम था हरफेड। ठीक है, हरफेड। ठीक हो गया। उसके बाद है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, आर्यन लोग जो थे ना तो यूरोप से आए थे और ना ही सेंट्रल एशिया से आए थे, वो आए थे आर्कटिक से। और इसको सपोर्ट करते हैं बाल गंगाधर तिलक। वो ये बोले थे कि आर्कटिक से, आर्कटिक आप जानते हो, वहाँ से ये लोग आए थे। ठीक है, क्योंकि वेद में भी 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात लिखा हुआ है, और 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात के बारे में वो कहाँ होता है? आर्कटिक में ही होता है ना, आर्कटिक के आसपास। ठीक, क्लियर? तो ये हो गया। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, वो लोग तिब्बत से आए थे, तिब्बत से लोग आए थे, और इस वेद और आर्य का जो टेक्स्ट है उसके आधार पर बोलते थे। और ये कौन बोला? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो बोले थे वो थे आर्यन लोग जो है तिब्बत से आए। फिर कुछ लोग बोले थे कि नहीं, आर्यन लोग कहीं से आए नहीं थे, बल्कि ये इंडियन ही थे, इंडिजीनियस ही थे, वो देसी ही लोग थे। ठीक है, ये बोले थे कि वो पहले से आर्यन लोग यहाँ पे रहते थे, कोई अटैक वटैक नहीं हुआ था, क्योंकि आर्यन जो है सप्त सिंधु को ही अपना घर मानते थे, ऐसा वेद में ऐसा लिखा हुआ है। संस्कृत में भी लिखा हुआ है कि जो इंडो यूरोपियन की जो भाषाएं बहुत सारी है वो यूरोप के साथ मेल जोल तो खाती है, लेकिन चूंकि संस्कृत वो इसलिए भी मेल जोल खाती होगी क्योंकि सभी भाषाएं संस्कृत से ही निकल के आई है। और हो सकता है कि आर्यन लोग जो है यूरोप के साथ जो है तालमेल करते होंगे, इसलिए उनकी भाषाएं जो है वो सेम रही होगी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, उसी तरह से जो अनुष्ठान है जो दिया जाता है ना, जो आहुति दिया जाता है अग्नि कुंड में, उससे ये पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं इंडियन ओरिजिन से ही जुड़ा हुआ है। ऐसा जो है इंडियन ओरिजिन थ्योरी वाले लोग, इंडिजिनियस थ्योरी वाले लोग जो है वो कहते हैं। ठीक है, इसमें नाम आता है संपूर्णानंद का और AC दास का, जो सप्त सिंधु क्षेत्र के बारे में बताए थे। इसके अलावा गंगाधर झा, ठीक है, ब्रह्म ऋषि देश इसको बोले थे। LD काल जो है वो बोले थे कि कश्मीर से आए हैं। RB पांडे जो बोले थे मध्य प्रदेश से आए हैं। तो इस तरह से वो बहुत सारे लोग बोले थे कि कहीं यहीं से ये लोग आए थे, कहीं और से नहीं आए थे। ठीक है,
लेकिन मेन अगर हम व्यू देखें कि आर्यन को लेके, तो ये कहा जाता है कि आर्यन लोग जो है वो हमारा बाहर से नहीं आए थे, बल्कि ये इंडो आर्यन इमिग्रेंट थे। कोई अटैक नहीं हुआ था, कोई इन्वेडर्स नहीं हुआ था, बल्कि वो घूमते 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 अपना जो है उनके पास गाय वाय हुआ करता था, घोड़ा हुआ करता था, तो उनके चारे के लिए, उनके फॉडर के लिए ये लोग जो है इस एरिया में आए थे। बाहर से ही आए थे, लेकिन अटैक करके नहीं आए थे। इस तरह से बहुत लोग विश्वास करते हैं। ठीक। तो आर्यन जो है धीरे धीरे इंडिया में आ गए। सप्त सिंधु में सिंधु नदी और उसके जो 5 ट्रिब्यूटरी है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और सरस्वती, उस एरिया में वो आए। उनके पास घोड़ा हुआ करता था, प्लस उनके पास मिलिट्री रूप से वो स्ट्रांग थे। ठीक है। और उसका मुकाबला हड़प्पा के लोग नहीं कर पाए, फिर हड़प्पा का डिक्लाइन हो गया धीरे धीरे करके। ठीक है। तो इसमें इंडस नदी जो है, सीधी सब देखिए, हिंदी मीडियम वाले देखिए पेज नंबर, इंग्लिश मीडियम वाले देखिए पेज नंबर 33 को, और हिंदी मीडियम वाले जो है अपना पेज नंबर देखिए 29 को। ठीक है। तो सिंधु नदी को आपको पता है उसका नाम जो सिंधु नदी का सिंधु ही बोलते थे। जो झेलम नदी था उसका पुराना नाम था वितस्ता नदी, वितास्ता नदी, याद रखिएगा। ब्यास नदी को विपास नदी बोलते थे, विपाशा। ठीक है। उसके बाद चिनाब नदी को अस्किनी बोलते थे। ठीक है, चिनाब को क्या बोलते थे? अस्किनी। रावी को बोलते थे परुष्णी नदी। सतलज को बोलते थे सुतुद्री। ये जो कुछ नदियां थी, जो आपका पुराना नाम में नाम ये था, और नया में नाम है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। झेलम को वितस्ता बोलते थे, ब्यास को विपाशा बोलते थे, चेनाब को अक्सिनी बोलते थे, रावी को परुष्णी बोलते थे, सतलुज को सतुद्री बोलते थे। और सरस्वती नदी अभी प्रेजेंट में तो है नहीं, तो जो घग्गर हाकरा प्रेजेंट में जो नदी है, उसको सरस्वती नदी ही पहले बोला जाता, तो उसी का अंश जो है घग्गर हाकरा के बीच में हरियाणा में वो है। ठीक है। ये जो हम बात करें कि वैदिक एज के जो लोग थे, वो किस एरिया में आए थे, किस एरिया में उनका डेवलपमेंट हुआ था, तो पंजाब था, वेस्ट यूपी था, और ईस्ट अफगानिस्तान। तो ईस्ट अफगानिस्तान, वेस्ट आपका यूपी और पंजाब। ठीक है। अगर रिवर की बात करेंगे कि ऋग्वेद में कौन सी नदी को कितने बार लिखा गया है, तो सबसे अधिक बार जो लिखा गया है वो है आपका सिंधु नदी। ठीक है। और सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना जाता था। यमुना को मात्र 2 बार लिखा गया और गंगा को मात्र 1 बार लिखा गया। इसका मतलब सबसे ज्यादा बार किसको लिखा गया? सिंधु नदी को। इसका मतलब वो सिंधु नदी के आसपास ही डेवलप हुई। गंगा नदी के बारे में 1 ही बार लिखा गया है ऋग्वेद में। इसका मतलब कि गंगा नदी में ज्यादा वो ऑक्यूपाई नहीं किए थे ऋग्वेद के समय में। लिटर वैदिक में देखेंगे गंगा नदी के आसपास वो डेवलपमेंट ज्यादा हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर हम आर्कियोलॉजिकल देखें, पुरातात्विक अगर हम उसका देखें कुछ कि क्या मिला था क्या नहीं मिला था, तो हमारा एक कल्चर है, एक संस्कृति है साइबेरिया में, दक्षिण साइबेरिया में, जिसका नाम है एंड्रोनोवा कल्चर। ठीक है, क्या नाम है? एंड्रो। नोट्स देखिए दोस्तों, बिना नोट्स का बहुत दिक्कत होगा आप लोगों को पढ़ने में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नोट्स एक बार जो है आप लिंक, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक लिंक है, वहाँ पे सारा आपको मिल जाएगा डिटेल। पूरा नोट्स हर सब्जेक्ट का सभी को कंपाइल करके एक बनाया गया है। उसमें करंट अफेयर भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर। ठीक है। इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, सारा चीज़ है मात्र 499 रुपीज़ में। ठीक है ना। और लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी उसमें हम लोग दिए गए हैं। ठीक है। तो आप देखिए एंड्रोनोवा कल्चर जो है वो साउथ साइबेरिया में था। तो कहीं और उससे ही जो है वो थोड़ा सा लिंक है, पता चलता है कि कहीं ना कहीं लोग जो है एंड्रोनोवा से आए, मतलब साइबेरिया से होते हुए बैक्टीरिया आए, बैक्टीरिया से होते हुए ऐसे करके आए और इंडिया में एंट्री किए हिंदू कुश माउंटेन के थ्रू। और हमको साक्ष्य कैसे पता चलता है कि घोड़ा का चलता है, फिर चक्का का चलता है जिसमें स्पोक्स लगा हुआ था। ठीक है, उसका पता चलता है। ठीक है, उसके बाद अग्निकुंड का चलता है। और बहुत सारे जो ये थे, बर्तन थे और ये थे, उसका भी हमको एविडेंस जो है लग रहा है कि सेंट्रल एशिया से ही वो लोग आए थे। ठीक है। अब हम लोग डिटेल में जो दो हमारा वैदिक एज था, तो पहला है ऋग वैदिक। अब हम लोग ऋग वैदिक के बारे में डिटेल में दोस्तों देखते हैं। तो ऋग वैदिक का जो टाइम पीरियड था वो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक था। इसको हम लोग पूर्व वैदिक या अर्ली वैदिक भी बोलते हैं। ठीक है। अगर हम ऋग वैदिक का लिटरेचर या कल्चर का बात करेंगे, तो इसमें जो है ऋग्वेद लिखा गया। ठीक है, जिस ऋग्वेद संहिता लिखा गया। ठीक है, इसको फैमिली बुक भी बोलते हैं। इसको बहुत सारे कवि जो है इसको लिखे थे, जैसे विश्वामित्र थे, अत्रि थे। अब नोट्स देखिए, गीता समद्र था, वशिष्ठ थे, वशिष्ठ ऋषि, और भरद्वाज ऋषि, भरद्वाज ऋषि जो वो लोग थे, भारद्वाज ऋषि। ठीक है।
तो विश्वामित्र थे, अत्रि थे, ठीक है, गृत्समत थे, वशिष्ठ थे और भारद्वाज, ये सभी थे, ठीक है। और उत्तर वैदिक का जब हम बात करेंगे तो उत्तर वैदिक लेटर वैदिक का जो समय था वो 1000 BC से लेके 1000 BC से लेके आपका 500 BC के आसपास समय था, ठीक है। ऋग्वेद में आपको वेद लिख गया था, लेकिन पूरा वेद नहीं लिखा गया था, ऋग्वेद पूरा नहीं लिखा गया था। ऋग्वेद जो है अलग अलग चैप्टर में बटा हुआ है, जिसको बोला जाता है मंडल। क्या बोला जाता है? मंडल। तो ऋग्वेद का जो मंडल नंबर 1 है, मंडल नंबर 9 है, 10 है, 1 8 9 10, इसका रचना जो है, इसको कंपोजिशन लेटर वैदिक में किया है, लेटर वैदिक में उसको लिखा गया, ठीक है। और बाकी का जो मंडल है उसको इस पीरियड में लिखा गया, ठीक है। तो लेटर वैदिक में आपका वेद तो लिखा ही गया, ऋग्वेद, कौन कौन सा, सब मंडल, सिर्फ 1 8 9 10 को छोड़ के, ठीक है, ऋग्वेद वाला। इसके अलावा लेटर वैदिक में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद, ये सब का रचना जो है वो लेटर वैदिक में हुआ। ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब हम लोग वैदिक लिटरेचर के बारे में देखते हैं, वैदिक साहित्य के बारे में, जिसमें हम लोग लेटर वैदिक और ऋग वैदिक दोनों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैदिक मतलब है, ये संस्कृत के विद जो धातु होता है उससे बना है। विद का मतलब होता है जानना, ज्ञान अर्पण करना। तो वेद जो होता है उसको श्रुति बोलते हैं, ठीक है। ग्रंथ जो होता है, कोई भी लिटरेचर, वो दो तरह होता है, एक होता है श्रुति जिसको सुना जाता है, ठीक है, सुन सुन के उसको पढ़ा जाता है, और तीसरा होता है स्मृति जिसको याद किया जाता है। तो वेद जो है वो श्रुति है, इसका कोई बुक, मतलब जो जब वो पढ़ाया जाता था तो टीचर बोलते थे, स्टूडेंट उसको सुनता था और उसके पीछे रिपीट करता था, ठीक है। तो इस तरह से वो रिपीटेशन कर करके याद हो गया, इसीलिए वेद को श्रुति बोला जाता है, जिसको सुन सुन के जो वो होता है। और वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो जनरेशन से चला, वो कैसे चला? ओरली चला, मौखिक रूप से, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा वो बढ़ता गया। बाद में आते आते फिर उसको लिखा गया वेद को, लेकिन शुरू में वो बोल बोल के ही जो है वो किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट भी है, जो 11th सेंचुरी एडी में, जो आप पांडुलिपि बोलते हैं, उस समय का हम लोग का जो है पांडुलिपि भी, जिसको हाथ से लिखा जाता था। तो जो 4 वेद है दोस्तों, तो हर वेद का टोटल 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हर वेद का 4 पार्ट है, ठीक है। हर वेद का जो है, हर वेद का संहिता है, संहिता। हर वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ। हर वेद का आरण्य ग्रंथ है, आरण्य ग्रंथ। और हर वेद का अपना उपनिषद है, ठीक है। तो ये जो संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्य, उपनिषद है, ये हर वेद का अपना अपना है। तो हर वेद को बांटा गया इन्हीं 4 पार्ट में, संहिता में, ब्राह्मण ग्रंथ में, आरण्यक में और उपनिषद में, ठीक है। तो अब हम लोग डिटेल में एक एक करके वेद के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला हमारा है दोस्तों ऋग्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, ठीक है। इसमें आपका कितना प्रार्थना है, कितना इसमें प्रार्थना मंत्र दिया गया है? तो लगभग इसमें 1028 हाइम्स या सूक्ति या मंत्र जो है वो दिया गया है। ऋग्वेद में टोटल जो है वो कितने मंडल हैं, मतलब कितने चैप्टर हैं? इसमें टोटल चैप्टर 10 हैं, जिसमें 1 8 9 10 लेटर वैदिक में लिखा हुआ है। ऋग्वेद में कितने चैप्टर है, कितने बुक हैं? इसके अंदर 10 बुक हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद से पढ़ने के बारे में हम लोग को अर्ली वैदिक के बारे में लोगों के बारे में पता चलता है। ये यूनेस्को का, आप समझिए, इनटेंजिबल हेरिटेज साइट, हेरिटेज भी है ऋग्वेद का जो मंत्र है वो, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके ऋग्वेद का मंडल के बारे में देखते हैं। तो टोटल इसमें 10 मंडल है, इसमें से मंडल नंबर 2 और 7, मंडल नंबर 2 और 7 जो है वो सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है। सबसे पुराना मंडल कौन सा है? 2 से लेकर 7 तक, ठीक है। और इसको हम लोग फैमिली बुक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैमिली बुक। क्यों? क्योंकि मंडल नंबर 2 और से 7 से जो इसको ऋषि लोग लिखे हैं, उसके फैमिली के बारे में वर्णन है। मंडल नंबर 8 जो है वो कण्व ऋषि के बारे में लिखा गया। कण्व ऋषि आप जानते हैं, उसके फैमिली के बारे में। मंडल नंबर 9 जो है वो सोम ऋषि, सोम जानते हैं, सोम रस भी बनता है, तो उसके बारे में है, एक तरह का वाइन, दारू, ठीक है। मंडल नंबर 1 और मंडल नंबर 10, देखो 8 9 और 1 और 10, ये सब लेटर वैदिक में रचना किया गया है, लेटर वैदिक के टाइम में। तो मंडल नंबर 1 और 10 बाद में जुड़ा है, और इसमें पुरुष सूक्त के बारे में लिखा हुआ है, पुरुष सूक्त के बारे में, ठीक है। पुरुष सूक्त के बारे में जो यही
कि एक ब्रह्मा ब्रह्मा था, ठीक है, एक ब्रह्मा था, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, उसके भुजाओं से, ठीक है, क्षत्रिय आए, उसके मतलब जांग से, ठीक है, थाई से कौन आया, वैश्य आया, ठीक है, और इसके पैर से कौन आया, शूद्र आया। इस तरह ये जो लिखा गया है, ठीक है, वो पुरुष सूक्त में लिखा गया है जो 10वें मंडल में है। 10वें मंडल में आपको पुरुष सूक्त है, 1 से 10 मंडल, 1 और 10 मंडल में, उसमें 4 वर्ण के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। ऋग्वेद के जो ऋषि होते थे उस उनको बोला जाता था होत्री। तो होत्री जो थे वो ऋग्वेद के कौन थे, इसको होतर भी बोलते हैं, होतर या होत्री, तो इसको बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। ऋग्वेद का अपना उपवेद भी है, ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर उप उप प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री, उसी तरह ऋग्वेद का भी उपवेद है जिसको बोलते हैं आयुर्वेद। मतलब आयुर्वेद का अगर डेवलपमेंट अगर कोई पूछेगा तो आप वो क्या बोलिएगा, ऋग्वेद। और ये सबसे पुराना जो है आपको पता है ट्रीटमेंट करने का विज्ञान है, ठीक है, इसके प्रजापति ब्रह्मा अश्विनी कुमार और धन्वंतरी जैसे मतलब जो चिकित्सक हैं वो उससे जुड़े हुए हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद, याद रहेगा आपको, ठीक है। उसी तरह से जब हम आगे पढ़ेंगे तो यजुर्वेद का क्या है उपवेद, धनुर्वेद है, ठीक है। सामवेद का क्या है उपवेद, गांधार्व वेद है, ठीक है। और अथर्ववेद का क्या है, शिल्प वेद या स्थापत्य वेद, ठीक है। तो आयुर्वेद हो गया आयुर्वेदिक से रिलेटेड चीज, ठीक है, वो किसका उपवेद है, ऋग्वेद का। सामवेद का क्या है, गंधर्व वेद है, म्यूजिक से रिलेटेड है ये। धनुर्वेद, यजुर्वेद का क्या है, धनुर्वेद, धनु का वेद, धनुर्वेद मतलब समझते हो, मतलब आर्चरी, मतलब तीर धनुष कैसे चलाएंगे क्या। और फिर अथर्ववेद का है स्थापत्य वेद, घर कैसे बनेगा, कंस्ट्रक्शन का वो सारा चीज आर्किटेक्चर, ठीक है, तो वो अथर्ववेद का है, ठीक है। स्थापत्य वेद जिसको बोलते हैं शिल्प वेद, ये अथर्ववेद का उपवेद है। ये सब आपको ध्यान रखना, ये लिखा हुआ भी है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद का एकमात्र सर्वाइविंग जो रिसेंशन है, ठीक है ना, ऋग्वेद का एकमात्र सर्वाइविंग जो हमारा रिसेंशन है उसका नाम है आपका क्या बताइए, उसका केवल जीवित जो शाखा है उसका नाम है साकल शाखा, साकल शाखा। तो साकल शाखा जो है ऋग्वेद का एकमात्र जीवित जो है वो शाखा है, साकल शाखा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, पढ़ेंगे हम सामवेद के बारे में, सामवेद, ठीक है, सामवेद के बारे में। तो सामवेद जो है दोस्तों, इसमें ऋग्वेद के मंत्र लिखे गए हैं जिनको गाया जा सकता है, ठीक है। तो ऋग्वेद में बहुत सारे मंत्र लिखे हैं लेकिन कैसे उसको गाना है क्या करना है वो सामवेद में लिखा हुआ है कि उसको, तो जो ऋग्वेद का वो सारे मंत्र जिसको गाया जा सकता है उसको सामवेद में लिख दिया गया है। लेकिन सिर्फ इसमें ऋग्वेद का भी नहीं है, और भी बहुत सारे इसमें चीज़ है, ठीक है। इसमें लगभग 1810 जो है राग के बारे में, मतलब मेलोडी के बारे में वर्णन है। जो तानसेन अपना जो ध्रुपद राग लेके आए हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इसका जो ओरिजिन है, जो उत्पत्ति है, वो आपका सामवेद से ही लिया गया है। सामवेद का जो उपवेद है वो क्या हमने बताया था, गांधार वेद, क्या बताया था, गांधार्व वेदा, इसका उपवेद है। इसका अगर हम शाखा का बात करिएगा तो सर इसका जो शाखा है वो है कौथुमा। आप नोट्स देखिए दोस्तों, नोट्स आपको तभी आपको अच्छे से और समझ में आएगा, क्योंकि हिस्ट्री आपको याद करने का चीज़ है और ये आपको एक जगह कोई कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपके लिए नोट्स में सारा चीज़ को एक जगह लिख के रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा राना रानाइना भी है ना, क्या है ठीक है। तो हमने देखा कि रानाइनिया है और जेमनिया है, कौतुम, ये सब शाखा है, ठीक है, रिसेंशन है, ठीक है। किसका रिसेंशन है, सामवेद का। जिस तरह से ऋग्वेद का रिसेंशन जो था वो था हमारा साकल शाखा, उसी तरह से सामवेद का है कौतुम, जैमिनी और रायनिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं यजुर्वेद के बारे में, ठीक है। तो जो हमारा यजुर्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद ये किससे रिलेटेड है, इसमें कर्म कांड के बारे में, कैसे जो है कर्म कांड करेंगे, कितना फूल चढ़ाएंगे, कैसे बलि देंगे, वो सारा चीज़ जो है सेक्रीफाइस के बारे में यजुर्वेद में लिखा हुआ है। यजुर्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है धनुर्वेद, ठीक है, धनुर्वेद। ऋग्वेद यजुर्वेद 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक को बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेद, वाइट यजुर्वेद, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइट यजुर्वेद, ठीक है, जिसको वात्सनेय बोलते हैं। और एक है कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद। दोनों में मंत्र है और कैसे उसको करना है वो सारा चीज़ में लिखा गया है। इसका अगर हम लास्ट वाला देखेंगे, ठीक है ना,
तो उसमें आपका आता है वही सब कथक, मैत्रेयी, तैत्तिरीय और कपिस्थला जो है उसके क्या है आपका शाखा है। ठीक है, इसका उपवेद क्या है, धनुर्वेद है, हमने आपको बता दिया। अब उसके बाद आते हैं अथर्ववेद के बारे में, अथर्ववेद के बारे में। ठीक है, तो अथर्ववेद जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, जादू टोना के बारे में लिखा हुआ है, इसमें युद्ध के बारे में, कैलेमिटी, बीमारी उमारी के बारे में इसमें लिखा हुआ है। और सबसे लास्ट जो वेदा है वो कौन सा है, अथर्ववेद ही सबसे लास्ट वेदा है। ठीक है, और इसीलिए चूंकि ये लास्ट वेदा है, इसके बाद आर्यन लोग आपका खत्म हो गया था, मतलब उसके ने कोई, इसके बाद आपको महाजनपद और धीरे धीरे करके और भी बुद्धिज्म, जैनिज्म ये सब आ गया। इसीलिए इसमें आपको नॉन आर्यन जैसा का भी कुछ, नॉन आर्यन का भी कुछ आपको इसमें तत्व जो है देखने को मिलेगा। ये अथर्ववेद में टोटल 20 कांड है, 20 कांड मतलब 20 बुक्स में, अथर्ववेद टोटल 20 बुक्स, 20 पार्ट में, 20 बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें गोपत ब्राह्मण जो है, अथर्ववेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है गोपत, मैंने बताया ना, हर ऋग्वेद का, हर मतलब वेद का ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ग्रंथ और संहिता है। उसी तरह अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको बोलते हैं गोपत। ठीक है, गोपत ब्राह्मण। ठीक है, गोपत ब्राह्मण। ठीक है, और इसका उपवेद क्या था, हमने बताया था शिल्प वेद, और यह स्थापत्य वेद। ठीक है, जो आर्ट्स आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया आपको वेद के बारे में अच्छे से। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ठीक है, ब्राह्मण, जिसको ब्राह्मणाज या बोलते हैं या ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ का ये मतलब नहीं है कि जो ब्राह्मण लिखे हैं, नहीं। ब्राह्मण ग्रंथ का क्या मतलब है, तो मान लीजिए कुछ चीज़ लिखा हुआ है यजुर्वेद में कि ठीक है कि ऐसे ऐसे अनुष्ठान होगा, उसको और एक्सप्लेन करना ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा हुआ है। मतलब एक समझिए वेद को, ये इंटरप्रिटेशन है, और किस एंगल से, कि वेद में जो कर्म कांड लिखा हुआ है उसको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। यजुर्वेद में तो लिखा ही हुआ है कर्म कांड के बारे में, ये और ज़्यादा उसमें लिखा हुआ है। तो हर वेद का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। क्या नाम है, शतपथ। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो है वो किसका है, यजुर्वेद का है, यजुर्वेद का है। ठीक है, अब ये सबसे बड़ा व्यापक ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ हर वेद का है, लेकिन शतपथ ब्राह्मण जो यजुर्वेद का है वो सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, और इसमें लिखा क्या गया है ब्राह्मण ग्रंथ में, ब्राह्मण ग्रंथ में जो है लिखा गया है कि कोई भी जो कर्म कांड होता है उसके लिए नियम, कायदा, कानून क्या होना चाहिए, क्या है, कैसे उसको करेंगे। और एक ऐसा नहीं है कि हर वेद का अपना एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, एक वेद का बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हमने वेद के बारे में देख लिया, हमने ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में देख लिया। अब हम लोग आरण्यक के बारे में देखते हैं, आरण्यक के बारे में। तो आरण्यक जो होता है दोस्तों, आरण्यक का मतलब होता है जंगल। तो ऐसा बुक जिसको जंगल में लिखा जाता था उसको हम लोग बोलते थे आरण्यक ग्रंथ। ठीक है, और जंगल में क्या होगा, स्टूडेंट रहेगा और टीचर रहेगा, डिस्कशंस होगा, तो इसमें फिलोसफिकल डिस्कशंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मेडिटेशन के बारे में, ठीक है, रहस्यवादी के बारे में वो सब लिखेगा। इसमें कर्म कांड के बारे में उतना नहीं रहेगा। कर्म कांड के बारे में किसमें लिखा हुआ है, सेक्रीफाइस, रिचुअल, ये सब के बारे में ब्राह्मण ग्रंथ में। लेकिन आरण्यक ग्रंथ में आपको जो है कर्म कांड ये सब के बारे में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसमें दार्शनिक चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आते हैं उपनिषद। तो उपनिषद जो है वो भी आपका आरण्य ग्रंथ के जैसा ही है, लेकिन ये और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, फिलोसफिकल चीज़ ही है, इसमें भी कर्म कांड के बारे में नहीं लिखा हुआ है। उपनिषद दो वर्ड से बना हुआ, उप और होता है निषद। तो उप मतलब होता है नज़दीक बैठना, नज़दीक, और निषद मतलब होता है बैठना। तो गुरु के नज़दीक बैठना, टीचर के नज़दीक बैठना और ज्ञान लेना, उसको बोलते हैं उपनिषद में लिखा गया है। तो यहाँ पर टीचर हुआ करता था और यह स्टूडेंट, टीचर पूछता था, स्टूडेंट टीचर से पूछता था, टीचर जवाब देता था, और फिर उस पर डिस्कशन होता था सब स्टूडेंट के बीच में, टीचर के बीच में। तो फिर उसी से बन के निकल के आया क्या, उपनिषद। ठीक है, इसमें फिलोसफिकल चीज़ें लिखी गई है। ठीक है, और इस नम कितने उपनिषद हैं टोटल, अगर हम सब वेद का मिला देंगे तो टोटल उपनिषद है 108। और हर वेद का अपना अपना उपनिषद है, और टोटल उपनिषद मिला दीजिएगा तो 108, 108 उपनिषद मिलेगा। इसका जो मेन थीम है कि किस विषय पे ये लिखा गया है, तो आत्मा क्या होता है, आत्मा के बारे में, ब्रह्म क्या होता है, शरीर मरने के बाद शरीर का क्या होता है, आत्मा का क्या होता है, तो वो सारा चीज़ में लिखा हुआ है। ज्ञान क्या है, मेनली फिलोसफिकल डिस्कशन जो है इसमें लिखा हुआ है। आपने कुछ उपनिषद का नाम सुना होगा, ठीक है, जैसे मुंडक उपनिषद,
मुंडक। तो मुंडक उपनिषद जो है दोस्तों, इसी से सत्यमेव जयते जो हमारा लिया गया है कि सत्य की हमेशा जय होती है, विजय होती है, ट्रूथ ऑलवेज विंस या ट्रम्प्स, तो उसको बोलते हैं मुंडक उपनिषद में लिखा गया। उसी तरह से हमारे पास है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद, जो छांदोग्य उपनिषद दोस्तों, उसमें 3 आश्रम जो है, ब्राह्मण कौन, 3 आश्रम कौन सा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, तो तीनों आश्रम, शुरू के 3 आश्रम के बारे में आपको छांदोग्य उपनिषद में लिखा हुआ है। इसके अलावा जो अलग अलग विवाह का टाइप होता है, जैसे आर्ष विवाह होता है, पैशाची विवाह होता है, राक्षस विवाह होता है, ब्रह्म विवाह होता है, तो विवाह के प्रकार के बारे में भी छांदोग्य उपनिषद में लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे इसमें एक शादी का विवाह के प्रकार के बारे में बताया गया, जिसको बोलते हैं प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम, प्रतिलोम विवाह तब उसको बोलते हैं जब एक लड़की, जब एक फीमेल शादी करती है एक व्यक्ति से, मेल से, लेकिन जो मेल होता है वो लोअर कास्ट का होता है, मतलब उससे छोटा होता है। ये अपर कास्ट मान लीजिए हो गया, तो ये लोअर कास्ट का हो गया। तो अगर लड़का लोअर कास्ट का है और लड़की हायर कास्ट है, तो उसको उस शादी को प्रतिलोम शादी बोलते हैं। ठीक है, और अगर लड़का हाई कास्ट का है, लड़की लो कास्ट का है, तो उसको बोलते हैं अनुलोम विवाह। क्या बोलते हैं दोस्तों, अनुलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह में पति जो होता है वो हाई कास्ट का होता है, पत्नी लो कास्ट की होती है। प्रतिलोम विवाह में पत्नी लो कास्ट, पत्नी हाई कास्ट की रहेगी, पति लो कास्ट का रहेगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके अलावा एक कठोपनिषद है, और मिला दीजिएगा तो बन जाएगा कठोपनिषद। तो कठोपनिषद में यम और नचिकेता आप जानते होंगे, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली उपनिषद में फिलोसफिकल डिस्कशन ही है, आत्मा का क्या, परमात्मा का क्या होता है, वो सारा चीज़। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वेदांत। वेदांत, तो वेदांत 2 वर्ड से बना हुआ है, वेद और अंत। तो ऐसा बुक, ऐसा लिटरेचर जिसका रचना तब हुआ जब वेद का रचना हो चुका था, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेदांत। ठीक है, तो वेदांत मतलब वेद का अंतिम लक्ष्य हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या लिखा हुआ है वेदांत में, इसमें भी जो है कर्म कांड का विरोध किया गया है, और फिलॉसफी पे जो है वो फोकस किया गया है, तो उसको वेदांत बोला जाता है। आगे हम वेदांत दर्शन के बारे में देखेंगे, जिसमें शंकराचार्य ये सब का नाम आता है, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, है ना, वो सारा चीज़। ठीक है, तो वेदांत में भी फिलोसफिकल दर्शन के बारे में बताया गया है। अब एक होता है वेदांग। वेदांग, तो वेदांत था, यह है वेदांग। ये 2 वर्ड से बना हुआ है, वेद प्लस अंग। वेद प्लस अंग मतलब, अंग मतलब होता है उसका पाठ। ठीक है, तो वेद को समझने के लिए जो जो चीज़ का ज़रूरत होता है, ज्ञान होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेदांग। ठीक है, और इसको रचना जो है वो कहीं भगवान से के द्वारा नहीं आया, बल्कि सूत्र में इसको हम लोग लिखे हैं। ठीक है ना, तो वेदांग देखिए, वेदांग में क्या क्या होता है। अगर वेद आपको पढ़ना है तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए ना, ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, उच्चारण का नॉलेज होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन का होना चाहिए, छंद का होना चाहिए। तो उसी तरह से वेदांग जो है वो टोटल है 6। कौन है, कितने हैं टोटल, 6। पेज नंबर आप इंग्लिश मीडियम का 35 देखिए। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले पेज नंबर 31 देखिए। ठीक है, तो वेदांग जो होते हैं वो 6 होते हैं। कौन कौन सा है, पहला है शिक्षा। शिक्षा, तो शिक्षा तो आप समझते हो, शिक्षा में, शिक्षा अगर आप लीजिएगा तो किस चीज़ का लीजिएगा, फोनेटिक्स का। फोनेटिक्स मतलब अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान का आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट वेदांग है कल्प। कल्प में जो है रिचुअलिस्टिक साइंस के बारे में लिखा हुआ है, थोड़ा सा कर्म कांड के बारे में इसमें लिखा हुआ है कल्प में। ठीक है, तो ये भी एक वेदांग है। टोटल 6 वेदांग है, 2 हो गया। तीसरा है ज्योतिष। तो ज्योतिष भी एक वेदांग है, इसमें एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, राइट। फिर एक है व्याकरण। व्याकरण, व्याकरण में ग्रामर के बारे में लिखा रहेगा, जाहिर सा बात है। ठीक है, फिर है निरुक्त। निरुक्त में लिखा है इटमिलॉजी, वो इसको बोलते हैं इटमाइलॉजी, मतलब इसको हम लोग समझ लिए, कोई भी शब्द है उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, तो उसको उसमें वो किसमें आपको ज्ञान मिलेगा, वो मिलेगा निरुक्त में। ठीक है, कोई भी शब्द है, जैसे मैं बोलूँ कि मान लो यही ले लेते हैं वेदांग, तो वेदांग शब्द कैसे बना, वेद से, फिर अंग से, फिर दोनों मिक्स हुआ, तो कोई भी शब्द जो है उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, ठीक है, उसको बोलते हैं निरुक्त में वो चीज़ लिखा हुआ है। तो 5 हो गया।
छठा जो है वो है क्या है वो, कल्प सूत्र। कल्प सूत्र, तो कल्प सूत्र जो है वो सब डिवीजन है। क्या है वो, सब डिवीजन। ठीक है। निरुक्त है, एक मिनट रुको, निरुक्त हो गया, आपने ये लिख लिया। उसके, एक मिनट रुकिए, कल्प सूत्र नहीं है, ये है छंद। ठीक है, छंद। छंद जो मतलब, छंद समझते हो? छंद जो है मतलब इसको बोलते हैं मेटियर्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 6 वेदांग है। शिक्षा है, कल्प है, ज्योतिष है, व्याकरण है, निरुक्त है और छंद है। तो ये टोटल 6 वेदांग है। ये अगर आपको पता है ना, कोई भी चीज़ अगर पढ़ना है, कोई भी वेद कोई पढ़ना है, समझना है, जानना है, तो आपको अक्षर का ज्ञान होना चाहिए। उसमें जो रिचुअल्स लिखे उसका मोटा मोटा ज्ञान होना चाहिए, एस्ट्रोनॉमी का होना चाहिए, व्याकरण का होना चाहिए, शब्द कैसे उत्पत्ति हुआ उसका होना चाहिए, मतलब निरुक्त का। और छंद का नॉलेज तो होना ही चाहिए। बिना छंद का नॉलेज का आप कैसे चीज़ों का उच्चारण करेंगे और कैसे पढ़ेंगे, कैसे उसको बोलेंगे, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम देखिए, ठीक है दोस्तों, तो कल्प के बारे में बात करें। कल्प में क्या रिचुअल के बारे में लिखा हुआ है, तो उसी को कल्प सूत्र बोलते हैं। ठीक है, तो कल्प सूत्र में अलग अलग सूत्र होते हैं। जैसे इसमें नियम वियम के बारे में लिखा हुआ है ना, किसको क्या करना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है, मान लीजिए सौरा सूत्र। ठीक है, सौरा, इससे क्या, श्रौता सूत्र। ठीक है, नोट्स देखिए आप, श्रौता सूत्र। तो श्रौता सूत्र में लिखा हुआ है कि जो यज्ञ होता है, ठीक है, जो यज्ञ हमारा होता है, तो जब बड़े लेवल पे यज्ञ करेंगे तो उसके लिए 3 या 3 से अधिक आग की जरूरत पड़ती है, फायर का। तो उसको कैसे जलाना है, कैसे क्या करना है। एक है गृह्य सूत्र। क्या है, गृह्य सूत्र। गृह्य सूत्र में लिखा हुआ है, जब घर में हम लोग यज्ञ करेंगे तो उसके लिए एक आग की जरूरत होती है, वो कैसे करना, क्या करना है। और 16 जो संस्कार होता है, जिसमें उपनयन संस्कार, ठीक है, ये सारे जो संस्कार होते हैं, है ना, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, ठीक है, वो सब के बारे में लिखा हुआ है। उसी तरह से धर्म सूत्र एक है, धर्म सूत्र। तो धर्म सूत्र के बारे में, धर्म के बारे में नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि अलग अलग जो समाज में ग्रुप है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, महिला है, पुरुष है, तो उसका क्या क्या वर्ग उन लोग का धर्म है, क्या करना उनको चाहिए। फिर एक है शुल्भ सूत्र। शुल्भ सूत्र, तो शुल्भ सूत्र में लिखा हुआ है कि जब हम यज्ञ के लिए अग्नि कुंड बनाएंगे, हवन कुंड बनाएंगे, ठीक है, तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, कैसे उसको बनाएंगे, क्या क्या रूल का ध्यान रखेंगे, है ना, अग्नि कुंड जब बनाएंगे तो ये जो सूत्र हम देख रहे हैं, शुल्भ सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र और हमारा जो सौरता सूत्र था, ये सभी जो है कल्प सूत्र का ही पार्ट है। और कल्प सूत्र आपका क्या है, एक वेदांग है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। उसी तरह से पुराण भी होता है, जिसमें आपने सुना होगा वायु पुराण, मत्स्य पुराण। ठीक है, तो पुराण का दोस्तों मतलब ही होता है जो बहुत ही ओल्ड हो, मतलब प्राचीन हो। ठीक है, और इसको गुप्त वंश के समय में जो है वो लिखा जाता था। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो टोटल जो है दोस्तों पुराण है वो कितने हैं, 18 है। ठीक है, जैसे ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, याद करने की जरूरत नहीं है, बस सुन लीजिए। ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, वामन पुराण और वराह पुराण, ऐसे करके और भी हैं। ठीक है, तो ये जिस वंश के समय में लिखा गया था, जनरली ये आपको गुप्त वंश में, शुंग वंश में, नंद वंश में, मौर्य वंश में, शिशुनाग में, हिरण्यक वंश में, ये सब में लिखा गया। तो उस समय के हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है, नदी उदी का वर्णन है, माउंटेन, पहाड़, ये सब का वर्णन है। ठीक है, क्लियर। इसी तरह एक और बुक है जिसका बोलते हैं धर्मशास्त्र। तो इसमें भी धर्म के बारे में है। धर्म मतलब जो अलग अलग समाज में ग्रुप है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनके बारे में है, उनका क्या धर्म है, महिला का क्या धर्म है, उसके बारे में ये लिखा हुआ है। ये जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उससे भी ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर। तो 2 मेन कैटेगरी का धर्मशास्त्र होता है, एक होता है धर्म सूत्र और एक होता है स्मृति। ठीक है, स्मृति, स्मृति मतलब जिसको याद किया जाता है। धर्म सूत्र तो आप जानते ही हैं, जो धर्म के बारे में लिखा अलग अलग ग्रुपिंग का क्या क्या काम है वो। ठीक है, राइट। तो अलग अलग ग्रुपिंग का क्या क्या धर्म है ना, वो उसको किसके द्वारा बताया गया, तो जो वेद में लिखा है उसके थ्रू बताते हैं कि आपका ये धर्म है। स्मृति में इसके थ्रू बताया गया है। ठीक है, वेद को तो हम श्रुति बोलते हैं, तो श्रुति और जो स्मृति होता है, स्मृति मतलब रामायण महाभारत, तो उसको स्मृति बोला जाता है। तो उसके थ्रू जो है अलग अलग कम्युनिटी जो है, ग्रुपिंग जो है, जेंडर है, जो अलग अलग वर्ण है, जो अलग अलग आश्रम में किसका क्या धर्म है वो बताया गया है। एक टर्म होता है, नाम होता है द्विज। ठीक है, द्विज।
द्विज मतलब जिसका 2 बार जन्म हुआ। एक बार तो आदमी का, इंसान का जन्म होता ही है। दूसरी बार जब वो जनेऊ संस्कार धारण कर लेता है, जनेऊ संस्कार, तो उसको बोलते हैं द्विज हो गया, है ना। तो जनेऊ संस्कार धारण जो है वो शूद्र नहीं कर सकते थे, उनको पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था कि वो नहीं कर पाएंगे। बाकी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो है वो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वो करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि हमारा जितने भी लगभग जो ग्रंथ लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं आप जब भी देखिएगा तो जो शूद्र हैं, मतलब जैसे सब ऊपर जाइएगा तो ब्राह्मण को वहाँ पे प्रायोरिटी दिया गया, फिर उसके नीचे क्षत्रिय, फिर उसके नीचे वैश्य, उसके नीचे शूद्र। जैसे उसमें लिखा गया है कि सबसे बड़ा पाप जो है महापाप में माना जाता है ब्राह्मण का हत्या। ठीक है, तो ये आपको, हम इसमें ज़्यादा उसमें डिबेट नहीं करेंगे, नहीं तो फिर तो कुछ में गुस्सा हो जाएंगे। अब उसमें लिखा है कि ब्राह्मण का हत्या करना एक पाप है, तो हमको ये बताइए कि अब आप बाकी का जो हत्या करना पुण्य होगा, वो उसको पाप नहीं मानिएगा। तो अपना वर्चस्व बनाने के लिए जो है ये सब ग्रंथ को रचना किया गया था। उसमें आप और ओरिजिनल ग्रंथ किसी के पास है भी नहीं, उतना पुराना किसके पास होगा। तो जैसे जैसे समय आगे बीतता गया तो उसमें जो है कुरीतियाँ जो है वो आ गई, गलत गलत चीज़ें उसमें जुड़ती गई। लेकिन हमको लगता है कि शुरू में ऐसा लिखा गया नहीं होगा, अच्छा 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 लिखा गया होगा, लेकिन धीरे धीरे इंसान उसको अपने हिसाब से मोड़ता गया। जिसके पास पावर था वो उसको और ज़्यादा वो अपने को पावर दिया, और जो गरीब थे, जो शेड्यूल्ड कास्ट के थे और बाकी भी थे, उसका शोषण जो है वो कंटिन्यू रहा। ठीक है, आपको भी पता है, ये कोई बहुत बड़ी बात मैंने नहीं बताया, बस थोड़ा दिमाग खोल के पढ़िए। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब 4 आश्रम के बारे में आपको पता है। ब्रह्मचर्य होता है जो स्टूडेंट लाइफ है, जिसमें लोग शादी ब्याह नहीं करते हैं, पढ़ाई करते हैं। फिर उसके बाद गृहस्थ होता है, शादी ब्याह करने के बाद उसको स्टार्ट होता है। फिर वानप्रस्थ आता है जिसमें आप थोड़ा मोड़ा छोड़ देते हैं, अपना जो जिम्मेदारी होता है वो बाल बच्चा को दे देते हैं। और फिर एक संन्यास होता है कि पूरा चीज सब चीज़ को छोड़ के ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो आश्रम जो था वो सबके लिए नहीं था। आश्रम जो था वो शूद्र आश्रम में नहीं जा सकेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मतलब वो ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम वो सब नहीं कर सकते थे। और महिलाएं भी थी वो भी आश्रम में नहीं जा सकती थी। आश्रम मतलब ये आश्रम जो सिस्टम था, आश्रम मतलब आश्रम में जाकर रहना नहीं, ये जो आश्रम व्यवस्था था, ब्राह्मण ब्रह्मचर्य में रहना, फिर गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, वो महिलाओं के लिए नहीं था। ठीक है, अब देखिए कितना भेदभाव हमारा जो ये सब ग्रंथ है उसमें था। और सिर्फ हिंदुइज्म का भी ये ग्रंथ नहीं है, बाकी जितने भी आप ग्रंथ देखिएगा, जैसे महात्मा बुद्ध ने बोला कि महिलाएं अगर आएगी संघ में, ठीक है, तो बुद्धिज्म जो है वो खत्म हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं भेदभाव दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कि पुरुष जो है वो संघ में आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, महिलाएं आएंगी तो नष्ट कर दे, मतलब महिलाओं को बेकार बोला गया। ठीक है, ऐसे सब ग्रंथ में है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद हम लोग का आगे देखेंगे, 2 महाकाव्य हमारे पास, महाभारत है, रामायण है। दोनों में बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ भी है, बहुत सारा चीज़ बोला हुआ भी है। ठीक है, और मनु जो था, मनुस्मृति जो थे, जो था उससे भी ये लिंक है, पुराण से भी लिंक है। महाभारत में आपको जो है उसमें महाभारत में लिखा गया कृष्ण भगवान और के बारे में, कौरव पांडव के बारे में, लड़ाई के बारे में लिखा हुआ है। वहीं रामायण में जो है आपको लिखा गया है राम भगवान के बारे में। ठीक है, तो अगर महाभारत के बारे में बात करेंगे तो इसको वेद व्यास लिखे, नोट्स देखिए पेज नंबर 36 का, इंग्लिश मीडियम वाले, और पेज नंबर आप देखिए हिंदी मीडियम वाले, देखिए पेज नंबर आप 31 का। ठीक है, रामायण महाभारत के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं आपको। तो वेद व्यास इसको लिखे हैं लगभग 400 BC, 400 ईसा पूर्व से लेके 400 कॉमन एरा तक लिखा गया है। ठीक है, और इसमें लगभग आपको 1 लाख श्लोक है, 18 पर्व हैं। ठीक है, और द्वापर युग में ये लिखा गया है। ये चीज़ है। रामायण बात करेंगे तो ये भी लगभग उसी समय का है, वाल्मीकि जी लिखे हैं। रामायण में 7 कांड है, 24,000 श्लोक है। ठीक है, इसको आदि काव्य भी बोलते हैं क्योंकि बहुत ही प्राचीन काव्य है ये, और बहुत सारा चीज़ इसी को लेके बाकी चीज़ का रचना भी किया गया है, और त्रेता युग में इसको लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक रखते हैं, क्या बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेज नंबर 36 से ऋग्वेदिक का जो कल्चर है, ठीक है, ऋग्वेदिक का राजनीतिक जीवन, वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए। अब क्लास अब देख रहे हैं कि हम आपका ड्यूरेशन बढ़ा दे रहे हैं। अब जो है डेली लगभग 1 घंटे 50 मिनट का क्लास होगा आपका। ठीक है, और धीरे धीरे और इसको हम लोग बढ़ाएंगे।